जय हिंद दोस्तों। बीएसएससी सीजीएल 4 2026 की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं दोस्तों, प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 चल रहा है जिसका क्या सेट नंबर 14 है। और जैसा कि आप भी जानते हैं दोस्तों कि इसी चैनल पर केवल और केवल जो है 150 क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है। बाकी जो है सभी चैनल पर केवल जीके और जीएस का मिलेगा। तो इस चैनल से आप जरूर जुड़े दोस्तों। अगर रिजल्ट चाहिए तो इससे आप जरूर जुड़िएगा, ठीक है। और इस बार दोस्तों सिलेक्शन आपको लेकर दिखाना है, थोड़ा सा हौसला रखना है। हम दोनों साथ मिलकर जो है आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है। कहते हैं दोस्तों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल का मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मंजिल का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। तो हम लोग का मंजिल क्या है दोस्तों? सीजीएल 4 यानी सचिवालय सहायक का एक पोस्ट हमें चाहिए, चाहिए तो चाहिए, ठीक है। तो इस बार दोस्तों लेकर दिखाना है। और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, हमारे चैनल से जरूर जुड़े, ठीक है। बाकी से जुड़िएगा दोस्तों तो केवल जीके जीएस मिलेगा, इसमें फुल सेट मिलेगा। इसके बाद कहीं देखने को आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इस सेट में दोस्तों हम लोग पहले जीके की ओर चलेंगे, उसके बाद जो है मैथ रीजनिंग की ओर चलेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं सेट नंबर 14 की ओर। तो इसमें देख रहे हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 11 से जो है मैथ रीजनिंग सॉरी जीके है ना, क्वेश्चन नंबर 11 से जीके। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि एक कांच के जार में एक मक्खी बैठी है और जार को एक संवेदनशील तराजू पर रखा गया है। यदि मक्खी जार के अंदर उड़ना शुरू कर दे तो जार यदि वायुरुद्ध हो यानी जार पूरी तरह से बंद है तो तराजू का पाठ्यांक क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, मान लेते हैं कि एक जार है, ठीक है। एक जार है, ये पूरी तरह से बंद है, पूरी तरह से बंद है। अंदर एक मक्खी है दोस्तों। जब मक्खी उड़ेगा तो हवा को नीचे की ओर ढकेलेगा, ये हवा जो है मक्खी को ऊपर की ओर ढकेलेगा, ठीक है। जब जार बंद है इसका मतलब हवा जो है बाहर निकल नहीं पाएगा जब ढकेलेगा तो, ठीक है। अतः दोनों जो है संतुलन में रहे। क्यों? क्योंकि न्यूटन के थर्ड नियम कहता है दोस्तों कि हर एक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। जब हवा को नीचे की ओर ढकेल रहे हैं तो हवा मक्खी को ऊपर को ढकेलेगा, ठीक है। लेकिन बंद रहने के कारण क्या होगा? दोनों संतुलन में रहेगा, अतः क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। अगर यही जार खुला हुआ रहता, ठीक है, जार खुला हुआ रहता तो जब हम तो इसमें क्या होता? जब जार खुला होता तो हवा के दबाव जो है बाहर निकलता, जैसे हवा के दबाव बाहर निकलता तो पाठ्यांक क्या होता? घट जाएगा। तो दोनों याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 12 की ओर। एक उबले हुए अंडे और एक कच्चे अंडे को मेज पर एक समान बल से घुमाया जाता है, कौन सा अंडा जल्दी रुक जाएगा? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कच्चा अंडा, कच्चा अंडा जो है जल्दी रुक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कथन है दोस्तों कि रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म और रातें बहुत ठंडी होती है, ये बिल्कुल सही है। कारण दिया हुआ है कि रेत ऊष्मा का अच्छा अवशोषक और अच्छा उत्सर्जक होता है, ये भी सत्य दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये जो दिया हुआ है दोस्तों किस नियम के आधार पर? तो किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम के आधार पर। किरचॉफ के नियम कहता है दोस्तों कि जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है वह अच्छा उत्सर्जक भी होता है। तो रेत क्या है? ऊष्मा का अच्छा अवशोषक भी है और अच्छा उत्सर्जक भी है। अतः दोनों कथन और कारण जो है दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। कहता एक व्यक्ति एच गहराई वाले पानी की टंकी की तली में एक सिक्का देखता है, उसे सिक्का कितनी गहराई पर प्रतीत होगा? कहता यदि पानी का बर्तनांक म्यू हो। तो ये तो फार्मूला दिया हो दोस्तों, याद रखिएगा कि एच इंटू 1/1 - म्यू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक धावक 100 मीटर की दौड़ में शुरू में तेजी से दौड़ता है लेकिन अंत में थक जाता है, फिर भी वह फिनिश लाइन पार करने के बाद तुरंत नहीं रुक पाता। इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण है गति का जड़त्व। न्यूटन का फर्स्ट लॉ आप जानते होंगे दोस्तों, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ को ही जो है जड़त्व के नियम के परिभाषा देता है, जड़त्व के नियम का जो है परिभाषा देता है। और न्यूटन फर्स्ट लॉ को ही बल की परिभाषा ही मिलता है, बल का परिभाषा, ठीक है। और न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार क्या है दोस्तों? बल का व्यंजक प्राप्त होता है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज जो है याद रखिएगा। अच्छा, ये जो जड़त्व के नियम क्या कहता है दोस्तों? कहता है ये जो जड़त्व का नियम या फिर कह सकते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ, इसमें क्या कहता है दोस्तों? कोई भी वस्तु अगर गतिशील है तो वह तब तक गतिशील रहेगा जब तक उस पर बाहरी बल कोई विरुद्ध ना हो, समझ गए। तो जब हम लोग दौड़ते हैं दोस्तों तो तब तक दौड़ पाएंगे जब तक कोई बाहरी बल जो है अवरुद्ध ना करे।
तो इसमें जब फिनिश लाइन पार करता है तो रुकने की कोशिश तो कर रहा है, यानी यहाँ पर जो है बाहरी बल कौन लग रहा है, अंदर से मांसपेशी रुकने के लिए मन भी का, एक जो है कौन सा है दोस्तों, बाहरी जो है हवा का दबाव, ठीक है। तो चूंकि धीरे धीरे लग रहा है, एक बार तो नहीं लग रहा है दोस्तों, इसलिए जो है धीरे धीरे जो है रुक पाता है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 21 की ओर। कहता है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा निम्नलिखित में किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया है। किस राज्य में है, तो बंबई में, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत, बिहार और असम में, ये सभी में जो है द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, 1935 के अधिनियम के द्वारा दोस्तों बहुत सारे कार्य हुआ, जैसे में अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुआ था। अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुआ है, ठीक है, स्थापना हुआ है। केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन का शुरुआत हुआ था, ठीक है। और इसी के अनुसार जो है शक्तियों का विभाजन किया गया था, शक्तियों का विभाजन भी किया गया था। इसी के अनुसार जो है संघीय न्यायालय की स्थापना हुआ था। संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ है दोस्तों, मालूम है आपको, 1935 के अधिनियम से 1937 में स्थापना हुआ था, ठीक है। इसी के अनुसार जो है आरबीआई का स्थापना हुआ था। आरबीआई का स्थापना जो कि आप जानते हैं 1935 में हुआ था, ठीक है। और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है, ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर। तो ये सभी कार्य जो है 1935 के अधिनियम के तहत ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 22 की ओर। निम्न में से कौन सा कार्य घटना बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल की थी। तो कौन कौन से हैं, तो पहले देखिए वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल क्या है दोस्तों। तो वारेन हेस्टिंग्स से कार्यकाल जो है 1772 से लेकर के 1785 तक इसका कार्यकाल है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से आ रहा है देखिएगा। कलकत्ता में कंपनी शासन द्वारा मदरसा की स्थापना, 1781 में हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1775 से लेकर के 1782 में हुआ था, ठीक है। 1775 से 82 तक हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। और इस युद्ध की जो समाप्ति हुआ था दोस्तों सालबाई के संधि के तहत, जो है इस युद्ध को समाप्ति हुआ था। कब हुआ था, तो लिखिएगा 1782 में हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था दोस्तों, 1767 से लेकर के 69 में हुआ था, ठीक है, 1767 से लेकर के 69 में हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुआ था। किसके द्वारा दोस्तों, तो विलियम जोन्स के द्वारा जो है इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में दिया हुआ है। तो आप देख लिया 1772 से 85 में कौन सा इसमें शामिल नहीं है, तो इसमें केवल जो है 3 नंबर शामिल नहीं, बाकी 1, 2, 4 और 5 शामिल है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। और इस बार जो है बढ़िया से पढ़िएगा दोस्तों, मन लगा के पढ़ना है। इस बार रिजल्ट आपको देना है दोस्तों, इस बार रिजल्ट देना है और देकर दिखाना है कि हाँ हम भी कर सकते हैं, ठीक है। हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। नशा रखना है, नशा किस चीज का दोस्तों, पढ़ाई का नशा, बीएसएससी सीजीएल 4 का नशा। कहते हैं दोस्तों नशा दौलत का नहीं कामयाबी का रखो, नशा दौलत का नहीं कामयाबी का रखो, जिद मोहब्बत का नहीं मंजिल का रखो। तो अपनी मंजिल दोस्तों इस बार पा के रखना है, ठीक है। और इस मंजिल को पाने में हम जरूर आपकी मदद करेंगे दोस्तों, पूरी तरह से जितना मेरे पास क्षमता होगा उतना मदद करेंगे, ठीक है। तो इस बार पाना है, इसलिए दोस्तों मेरा जो है यूट्यूब से जरूर जुड़े, इस चैनल से आप जरूर जुड़े, ठीक है। जितना भी सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं सारा कीजिए, देखिए आपको बहुत ही फायदा करेगा, आपको एक सीट जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। रॉयल टाइटल एक्ट किस वर्ष का था। रॉयल टाइटल एक्ट निम्नलिखित में किस वर्ष का था, तो राइट आंसर होगा 1876, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। रॉयल टाइटल एक्ट जो है 1876 का था, लेकिन जो इसको पारित हुआ था यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के संसद में पारित हुआ था, यूके के संसद में जो है इसको पारित किया गया था। इसी एक्ट के तहत जो है महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी अर्थात जो है भारत की महारानी के रूप में मान्यता दिया गया था। किस एक्ट के तहत, तो रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के तहत, ठीक है। इसी एक्ट के द्वारा जो है महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि दिया गया था, केसर-ए-हिंद की उपाधि भी
दिया गया था। अच्छा, इसके द्वारा कुछ आपको याद आ रहा होगा कि केसर या हिंद की उपाधि किस यादव को भी मिला था। किसको मिला था दोस्तों? महात्मा गांधी जी को भी मिला था। ठीक है, महात्मा गांधी जी को भी मिला था केसर या हिंद की उपाधि, लेकिन उन्होंने जो है लौटा दिया था। कब? जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है इसके विरुद्ध में लौटा दिया था कि हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 24 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा कार्य वायसराय लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में कौन कौन सा हुआ है? कहता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन। ये कब हुआ था दोस्तों? 1931 में हुआ था। ठीक है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1932 में हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1935 में हुआ था। आरबीआई का स्थापना 1935 में हुआ था। ठीक है, तो लॉर्ड विलिंगटन के समय जो है कौन कौन से मतलब कार्य हुआ था? तो ये सभी के सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी के सभी हुआ था लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल के दौरान। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 25 की ओर चलते हैं। आत्मसम्मान आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? ठीक है, कहता ब्राह्मणवाद के विरुद्ध आंदोलन था। कहता यह जो है आत्मसम्मान आंदोलन जो है दोस्तों ब्राह्मणवाद के विरुद्ध था। क्या ये सही है दोस्तों? ये बिल्कुल सत्य है। ब्राह्मणवाद के समर्थन का आंदोलन था। ब्राह्मणवाद के समर्थन का आंदोलन था। यहाँ पर लिखा हुआ विरुद्ध था तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। समर्थन नहीं था, क्या था? विरुद्ध था। इसे ज्योतिबा फूले के द्वारा शुरू किया गया था। गलत है दोस्तों, ज्योतिबा फूले के द्वारा शुरू नहीं किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? तो ईबी रामास्वामी नायकर के द्वारा। ईबी रामास्वामी नायकर रामास्वामी नायकर के द्वारा ईबी रामास्वामी नायकर के द्वारा जो इसका शुरुआत किया गया था। कहता है इसे दक्षिण भारत में चलाया गया था। ये बिल्कुल सही है। कहता है इसे उत्तर पश्चिम भारत में। गलत है, उत्तर पश्चिम भारत में नहीं, दक्षिण भारत में चलाया गया था। ठीक है, तो कहने का मतलब 1, 4 और 5 ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। ठीक है, एक ही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 26 की ओर। रामौसी विद्रोह के संबंध में कौन सा सही तथ्य है? रामौसी विद्रोह कर रहा है दोस्तों, तो कहता यह 19वीं शताब्दी का विद्रोह था। ये बिल्कुल सही है, 19वीं शताब्दी का विद्रोह था। यह एक जनजातीय विद्रोह था। ये भी सही है दोस्तों। कहता यह पश्चिमी घाट के उत्तरी हिस्से में हुआ था। ये गलत है दोस्तों, ये पश्चिमी घाट का उत्तरी हिस्से में ना होकर के दक्षिणी हिस्से में हुआ था। दक्षिणी हिस्से में हुआ था, तो ये तो गलत हो गया। अतः उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा, एक से अधिक आंसर हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों, रामौसी विद्रोह के बारे में बात कर रहे हैं तो मतलब यह विद्रोह जो है 3 चरण में हुआ था। 3 चरण में हुआ था। ये 3 चरण कौन कौन था? तो पहला चरण था दोस्तों 1822 में हुआ था, 1822 में। दूसरा चरण 1825 से लेकर के 26 में हुआ था, और तीसरा चरण जो है 1839 से लेकर के 41 में हुआ था। ये 3 चरण में हुआ था। ठीक है, प्रथम चरण का नेता था दोस्तों चित्तर सिंह। प्रथम चरण का नेता चित्तर सिंह था, चित्तर सिंह। ठीक है, द्वितीय चरण का नेता कौन है दोस्तों? उमा जी द्वितीय चरण का नेता थे। ठीक है, और तृतीय चरण की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका नेता थे दातात्रेय। ये तृतीय चरण के नेता थे। तो ये तीनों याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ये 3 चरण में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में क्या कहता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री का नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, मुख्यमंत्री का नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 164 के तहत। अच्छा, इसमें एक चीज और बताइएगा दोस्तों कि राज्यपाल का जो नियुक्ति होता है किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो राज्यपाल का नियुक्ति होता है अनुच्छेद 155 के तहत। ठीक है, भारत का एक राज्यपाल होगा, मतलब सॉरी दोस्तों, भारत में एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153 के तहत होता है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 28 की ओर। स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता मूल रूप से क्या था? कृषि प्रधान था। ऑप्शन नंबर ए था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उस समय जो है दोस्तों भारत का जीडीपी में जो है सबसे प्रधान जो योगदान है कृषि क्षेत्र का ही था। ठीक है, लगभग जो 50% से अधिक योगदान दे रहा था उस समय। कब? स्वतंत्रता के समय। अच्छा, वर्तमान में जो है भारत के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है दोस्तों? तो वर्तमान समय की बात करते हैं तो तृतीयक सेक्टर मतलब सेवा क्षेत्र का जो है सबसे अधिक योगदान है, और सबसे कम किसका है? कृषि क्षेत्र का है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 29 की ओर। अनुच्छेद 45 बाल शिक्षा संबंध में निम्नलिखित में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है? तो बाल शिक्षा के संबंध में जो है
तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। ठीक है। अच्छा, इसके तहत जो है बहुत सा मतलब 2-3 अनुच्छेद है दोस्तों, इसको याद रखिएगा जैसे मैं आपको हम बता रहे हैं। ठीक है। अनुच्छेद 45 के तहत क्या कहता है दोस्तों, इसमें कहता है दोस्तों कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को 6 वर्ष से कम आयु के बच्चा को जो है, ठीक है, शिक्षा प्रदान करना और उसको देखभाल करना, ये अनुच्छेद 45 के तहत है। अच्छा, इसी के तहत यानी जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत ही 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को जो है मतलब शिक्षा का अवसर देना, शिक्षा का अवसर देना जो है माता पिता को कर्तव्य है। माता पिता क्या है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य है, ये भी याद रखिएगा। ये 2 हो गया। तीसरा क्या कहता है दोस्तों, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत ही अनुच्छेद 21 के क को जोड़ा गया है। 21 का 1 कर सकते हैं। ठीक है, इसके तहत क्या है दोस्तों, तो इसके तहत जो है 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को जो है 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को जो है प्राथमिक या फिर निःशुल्क या फिर अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। अच्छा, तीनों में आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? कहता है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को शिक्षा प्रदान करना, ये जो हो गया अनुच्छेद 45 के तहत। ठीक है, और 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर देना माता पिता का एक मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, इसी में 21 का 1 में जोड़ा गया आर्टिकल में कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा को प्रदान करना है। यानी अगर इसको ठेठ भाषा में कहे ना दोस्तों, तो कहने का मतलब सरकार जो है विद्यालय बना दिया। ठीक है, निःशुल्क विद्यालय बना दिया। अब माता पिता को एक कर्तव्य है दोस्तों कि स्कूल में जो है अपने बच्चा को भेजने का प्रदान करे। ठीक है, वो जो किसी प्रकार से बच्चा को भेजे तो भेजने का जो काम है वो मौलिक कर्तव्य के रूप में आएगा। ठीक है, और जो है प्राथमिक और जो अनिवार्य शिक्षा जो दिया है सरकार, मतलब जो स्कूल बनाया है, टीचर वहां पर है बिल्कुल फ्री में, तो वह क्या मौलिक अधिकार के तहत आता है। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 21 के 1 में सम्मिलित किया गया है। आशा करते हैं समझ में आ गया है। 42वां संविधान संशोधन दोस्तों 1976 में किया गया है। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। इसी के तहत जो है 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है ना। 44वां 1978 में हुआ है। इसके तहत जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल करके विधिक अधिकार में डाल दिया है, जो कि अनुच्छेद 300 का ए में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था दोस्तों। इसके तहत क्या है दोस्तों, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ये सभी जो है संशोधन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फायदा करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों। भारतीय रेलवे के ट्रैक की चौड़ाई के आधार पर बड़ी लाइन यानी ब्राउन गेज में रेल की पटरी के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ब्राउन गेज, अच्छा, ये जो रेलवे लाइन दो 3 तरह का होता है। पहला तो हो गया दोस्तों बड़ी लाइन हो गया। दूसरा हो गया दोस्तों, इसको मंझला लाइन भी कह सकते हैं, मंझला लाइन, या फिर कह सकते हैं इसको मीटर गेज, है ना, मीटर गेज कर सकते हैं, मीटर गेज, ऐसे हम लोग ठेठ में मंझला कर सकते हैं। ठीक है, एक है दोस्तों छोटा वाला यानी नैरो गेज। तो तीनों की लंबाई देखिएगा। पहला की लंबाई दोस्तों 1.676 मीटर। ठीक है, जो कि वर्तमान जो हम लोग चलते हैं रेलवे पर है ना, उसका ट्रैक होता है 1.676 मीटर होता है। और एक है मीटर गेज दोस्तों। ठीक है, कितना 1 मीटर का होता है। ठीक है, 1 मीटर का होता है। ये इधर नहीं चलता, इधर आप जैसे आप शिमला उलम जाते होंगे ना, और जो दार्जिलिंग में जाते हैं तो देखते हैं एक टॉय ट्रेन ये चलता है। ठीक है, जो पूरा घुमाता है, तो उस एरिया में जो है मीटर गेज चलता है। एक है दोस्तों नैरो गेज कहाँ चलता है मालूम है? अच्छा, इसका लंबाई देखते हैं पहले। इसका लंबाई होता है दोस्तों 0.62 मीटर होता है। ये आप देख पटना का चिड़ियाघर घूमे दोस्तों, वहां भी देखिए आपको मतलब कि क्या कहते हैं नैरो गेज मिल जाएगा। तो इस तरह से जहाँ जहाँ जो मुख्य रूप से चिड़ियाघर है, चाहे और भी है, थोड़ा सा बड़ा एरिया में है, तो घुमाने के लिए, पर्यटक को घुमाने के लिए जो है ये नैरो गेज का उपयोग करते हैं। तो तीनों आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बड़ी लाइन की लंबाई एक चौड़ाई दोस्तों लंबाई ने। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। यदि बैरोमीटर में पारे की जगह पानी का उपयोग किया जाए तो मानक वायुमंडलीय दाब मापने के लिए नली की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो नली की लंबाई कम से कम जो है 10.33 मीटर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42।
पी ब्लॉक के तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कहता है दोस्तों कि इसमें अधातु और उष्ण गैस शामिल है। इसमें अधातु और उष्ण गैस शामिल है, ये बिल्कुल सही है। वेद समूह 13 से लेकर के 18 तक के हैं, ये भी सत्य है। इसका सबसे बाहरी विन्यास जो है NS² NP1 से NS2 NP1 से NS2 NP6 के भिन्न होता है, ये भी सत्य है। कहता है इसे संक्रमण तत्व कहते हैं, गलत है दोस्तों। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, जरा सा आवर्त सारणी में देखिएगा दोस्तों, आपको भी हम आवर्त सारणी दिखा रहे हैं, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों आवर्त सारणी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ आपको दिख रहा है दोस्तों, ये आपको अधातु हो गया, जितना पीला वाला दिख रहा है सब अधातु में श्रेणी में आता है। ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है उपधातु में आता है, ठीक है। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है, टेलुरियम, ये सभी क्या आता है, उपधातु में आता है। अच्छा इसमें क्या था दोस्तों, कौन सा जो है देखिएगा संक्रमण तत्व, ठीक है। तो संक्रमण तत्व जो है 3 से लेकर के 12 तक, 3 से लेकर के 12 तत्व तक के तत्व है दोस्तों, ये सभी क्या संक्रमण संक्रमण तत्व कहते हैं। यानी वर्ग जो है 3 से लेकर के वर्ग 12 तक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। अच्छा इसी में कहता है दोस्तों आंतरिक संक्रमण तत्व। तो ये देख रहे लैथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, ये दोनों का जो तत्व का समूह होता है ना, इसे कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। तो ये दोनों याद रखिएगा। पहला है दोस्तों एस ब्लॉक, यहाँ से यहाँ तक है 1 2, इधर पी ब्लॉक दे रहा है दोस्तों, ये आपको आ जाएगा डी ब्लॉक में, और नीचे आ जाएगा दोस्तों एफ ब्लॉक में आ जाएगा। ये दोनों जो क्या एफ ब्लॉक में आ जाएगा। तो अगर ब्लॉक पूछे दोस्तों तो आंतरिक संक्रमण तत्व जो डी ब्लॉक में आएगा, और सॉरी संक्रमण तत्व जो है डी ब्लॉक में आएगा, और आंतरिक संक्रमण तत्व जो है एफ ब्लॉक में आएगा, ठीक है। ये दोनों के दोनों जो है याद रखिएगा। चलिए इसमें थोड़ा सा बताइए दोस्तों कि अति धात्विक तत्व कौन सा है। तो अति धात्विक तत्व रुबिडियम को कहते हैं। रुबिडियम क्या हो गया, अति धात्विक तत्व हो गया रुबिडियम, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, 1 सेकेंड। तो इसमें दिया हुआ था पी ब्लॉक को आंतरिक संक्रमण, तो आंतरिक संक्रमण जो है पी ब्लॉक नहीं डी ब्लॉक को कहते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक को। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए दोस्तों, कथा एक आदर्श गैस के अणुओं के बीच अंतर आणविक बल क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 0 होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, मेंडल के संकरण में F2 पीढ़ी में फेनोटाइप का अनुपात क्या होता है। तो फेनोटाइप का अनुपात होता है दोस्तों 6:16 होता है, ठीक है। फेनोटाइप का अनुपात 6:16। अगर फेनोटाइप का अनुपात प्रॉपर रूप से पूछे दोस्तों, ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार हो गया। अगर प्रॉपर रूप से पूछे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 9:3:3:1 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि फेनोटाइप का जो अनुपात होता है 9:3:3:1। इसमें देख रहा है 9 और 3 12, 3 15, 1 16, नीचे 16 लिखा हुआ है, दोनों के जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 45 की ओर। आपातकालीन हार्मोन किस ग्रंथि के किस भाग से स्रावित होता है। तो आपातकालीन हार्मोन जो है एड्रीनल, ठीक है, एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है। और एड्रीनल में भी 2 टाइप दिया हुआ है, इसमें एड्रीनल मेडुला से स्रावित होता है, एड्रीनल मेडुला से। अच्छा एड्रीनल कार्टेक्स की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके द्वारा जो है कार्टिसोल, ठीक है, कार्टिसोल और एल्डोस्टेरोन, ये दोनों हार्मोन जो है एड्रीनल कॉर्टेक्स के द्वारा जो है स्रावित होता है। अच्छा पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके द्वारा जो है वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है, वृद्धि हार्मोन को, ठीक है। और पीयूष ग्रंथि को ही क्या कहते हैं दोस्तों, मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन और ग्लूकागॉन नामक जो है हार्मोन स्रावित होता है, जो कि इंसुलिन का स्रावन अग्नाशय के बीटा कोशिका से होता है, ठीक है। तो इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, 51 की ओर चलते हैं। कहता है सूफी संतों के पुण्य तिथि को कहा जाता है, सामान्यतः इसे
इसे सामान्यतः संबंधित संत की दरगाह या मजार पर ही मनाया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे उस्र के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सूफी संतों के पुण्यतिथि को क्या कहते हैं? उस्र कहते हैं। कहाँ मनाते हैं? तो दरगाह या फिर मजार पर। अच्छा, इसी में एक दो क्वेश्चन आप बताइएगा दोस्तों कि सूफी संतों के निवास स्थान, सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहते हैं? तो निवास स्थान को जो है खानकाह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? खानकाह कहते हैं। ठीक है, सूफी संतों के संगीत समारोह, संगीत समारोह, संगीत समारोह को क्या कहते हैं? तो संगीत समारोह को जो है समा कहते हैं। ठीक है, समा कहते हैं, याद रखिएगा। इस्लाम में जो है धार्मिक कानून के विद्वान को उलेमा कहते हैं, उलेमा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 52 की ओर। खान अब्दुल गफ्फार खान को, जिसे रेड शर्ट नामक अहिंसक क्रांतिकारी के संगठन की स्थापना की थी, किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर होगा दोस्तों फ्रंटियर गांधी के नाम से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा ही एक संस्था की स्थापना हुआ था जिसका नाम है खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमत खिदमतगार की स्थापना हुआ था खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जिसका स्थापना जो है 1929 में किया था। ठीक है, अगर हम शहीद आजम की बात करते हैं दोस्तों तो किसे कहते हैं? भगत सिंह का उपनाम है। ठीक है, भगत सिंह को। और भारत का बिस्मार्क सरदार पटेल को कहते हैं। ठीक है, और भारत के राजनीतिक गुरु कौन? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले, जी गोखले, गोखले। ठीक है, गोपाल जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले भारत के गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं। राज्य विधान मंडलों का चुनाव निम्नलिखित में कौन करवाता है? राइट आंसर होगा दोस्तों भारत निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छा, भारत निर्वाचन आयोग की बात करते हैं दोस्तों तो यह जो है 3 सदस्यीय निकाय होता है, 3 सदस्यीय निकाय होता है, जिसमें से जो है एक जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 जो है अन्य निर्वाचन आयुक्त होता है। इसका कार्यकाल जो होता है दोस्तों 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष का होता है, और नियुक्ति करता है राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और इसका काम क्या है दोस्तों? आप जानते हैं, विधानसभा या फिर लोकसभा में चुनाव करवाना, निर्वाचन करवाना शांतिपूर्ण तरीका से। निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात करते हैं दोस्तों तो इसका स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को हुआ था, जिसका वर्णन जो है संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद जो है 324 से लेकर के 329 तक निहित किया गया है। ठीक है, बताइएगा दोस्तों वयस्क मताधिकार के जो अधिकार मिला है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 326 के तहत मिला है वयस्क मताधिकार का अधिकार। कहने का मतलब 18 वर्ष की जो आयु हो गया वो जो है वोट देने का उसको अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 326 के तहत। अच्छा, इसी में एक थोड़ा सा अलग है दोस्तों, जैसे एक राज्य निर्वाचन आयोग है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग। अच्छा, ये जो निर्वाचन आयोग है दोस्तों ये जो है पंचायत का चुनाव करवाता है। ठीक है, पंचायत जिसे मुखिया कहते हैं, पंचायत का चुनाव करवाता है और नगर पालिका का चुनाव करवाता है, नगर पालिका का चुनाव करवाता है। ठीक है, अगर पंचायत के चुनाव की बात करता है दोस्तों तो यह अनुच्छेद 243 के तहत करवाता है, और अगर नगर पालिका की बात करेंगे तो यह 243 के ZA के तहत जो है चुनाव करवाता है। ठीक है, तो ये तीनों जो है याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों, नीति आयोग को जानते हैं दोस्तों, इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 गठन हुआ था योजना आयोग को हटा करके। ठीक है, संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 54 की ओर। किस प्रकार के गरीबी को सामान्यतः अपर्याप्त आय का परिणाम माना जाता है? तो अपर्याप्त आय का परिणाम जो है पूर्ण गरीबी को मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्ण गरीबी को। इसमें एक क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों कि गरीबी को ज्ञात करने के लिए कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं? गरीबी को ज्ञात करने के लिए जो है हेड काउंट विधि का प्रयोग करते हैं, हेड काउंट विधि का प्रयोग करते हैं गरीबी को ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 55 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा कृषि मुख्यतः श्रम प्रधान कृषि है तथा उच्च उत्पादन प्राप्त करने के लिए उच्च मात्रा में जैव रासायनिक आदानों और सिंचाई का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा गहन कृषि, गहन जीविका कृषि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गहन जीविका कृषि। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है? तो 10वीं अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों तो यह 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। इसका संबंध जो किससे दोस्तों? इसका संबंध जो है दल बदल से है, दल बदल कानून से है। ठीक है,
तो याद रखिएगा इसको। और 61वां संविधान संशोधन दोस्तों यह 1989 में हुआ था। और इसका संबंध जो है, कहने का मतलब इसका संबंध किससे है दोस्तों बताइएगा। जो वोट देने का उम्र जो है ना, वोट देने का उम्र 21 वर्ष से घटा करके जो है 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, 61वां 1989 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 57 की ओर। बिहार बजट 2025-26 में स्कीम व्यय लगभग कितना दर्शाया गया है? तो स्कीम व्यय जो है लगभग 1,16,760 करोड़ रुपया को दर्शाया गया है। 1,16,760 करोड़। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से किस कृषि उत्पाद को श्री अन्न कहा जाता है? तो श्री अन्न किसे कहते हैं दोस्तों? मिलेट्स, जिसे कहते हैं मोटा अनाज। मोटा अनाज, तो मोटा अनाज को क्या कहते हैं? श्री अन्न कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है 2023 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को जो है अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषणा किया था। बताइएगा दोस्तों, भारत जो है विश्व में मिलेट के उत्पादन में सबसे अग्रणी है। ठीक है, उत्पादन में पहला स्थान है, उत्पादन में फर्स्ट स्थान है। और अगर निर्यात की बात करते हैं दोस्तों, निर्यात में, तो निर्यात में सेकेंड स्थान है भारत का। किस चीज में? मिलेट्स में। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 59 की ओर। कार्ल मार्क्स ने अर्थव्यवस्था के किस स्वरूप का प्रतिपादन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था का। ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स ने समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया था। अच्छा, अगर हम इनका एक किताब भी है दोस्तों कार्ल मार्क्स का, आपको मालूम होगा शायद, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और एक है दोस्तों दास कैपिटल, दास कैपिटल। ये दोनों पुस्तक किसका है दोस्तों? कार्ल मार्क्स का है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं दोस्तों, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन एडम स्मिथ ने किया था। एडम स्मिथ के द्वारा किया गया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो इसका प्रतिपादन जो है जॉन मेनार्ड किंग ने किया था। जॉन मेनार्ड किंग्स ने किया था। ठीक है, जॉन मेनार्ड किंग्स के द्वारा जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन। तो तीनों इसमें हो गया। मिश्रित का हो गया जॉन मेनार्ड किंग्स, पूंजीवादी का होगा एडम स्मिथ, और समाजवादी का कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 60, बाजार कीमत पर ज्ञात सकल घरेलू उत्पाद में पूंजी के मूल्य ह्रास को घटाने पर निम्न में से क्या ज्ञात होता है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर 1, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 71 की ओर चलते हैं। मानव हृदय में विद्युत चालन तंत्र का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम की बात करते हैं तो एशियन नोड, एभी नोड, बंडल ऑफ हीट और पुरकेंजिया फाइबर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 72 की ओर। पुष्प में पराग कोष के सबसे आंतरिक परत टैप्टम का कार्य क्या है? तो टैप्टम का कार्य विकासशील पराग कणों को पोषण देना, विकासशील पराग कणों को पोषण देना टैप्टम का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 73, ग्रास नलिया और अमाशय के जोड़ पर कौन सा अवरोधक भोजन को वापस ऊपर आने से रोकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, यकृत द्वारा स्रावित पीत में कौन सा एंजाइम होता है? तो यकृत द्वारा स्रावित पीत में जो है कोई एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, कोई एंजाइम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, पीत की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, पीत की बात करते हैं तो पीत का निर्माण जो होता है यकृत में होता है, यकृत में निर्माण होता है। अगर इसका जमा की बात करते हैं, जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, पित्ताशय में इसका जो है जमा होता है। अब पीत का कार्य क्या है दोस्तों? पीत का कार्य जो है वसा का पायसीकरण करना। ठीक है, वसा का पायसीकरण करना। यह भोजन को माध्यम को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। क्वेश्चन नंबर 75, फेफड़ों में गैस विनिमय की वास्तविक साइट क्या है? फेफड़ों में गैस विनिमय का वास्तविक साइट के रूप में कूपिका है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कूपिका। अच्छा, कूपिका की बात करते हैं दोस्तों, तो कूपिकाएं जो है फेफड़ों के संरचनात्मक या फिर क्रियात्मक इकाई है। फेफड़ों के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, कूपिकाएं। ठीक, याद रखिएगा कि फेफड़ों का संरचनात्मक का और क्रियात्मक इकाई कौन सा है? कूपिकाएं। कूपिकाएं अंगूर के गुच्छे जैसी थैलीनुमा संरचना होती है जहां O2 और CO2 आदान प्रदान होता है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 81 की ओर। निम्न में से किस कृषि उत्पादन क्रांति को भारत में
रजत रेशा क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो रजत रेशा क्रांति के नाम से कपास उत्पादन को जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कपास उत्पादन को। एक है दोस्तों जूट उत्पादन, जिसे क्या कहते हैं? स्वर्ण रेशा क्रांति। स्वर्ण रेशा क्रांति के रूप में जानते हैं जूट उत्पादन को। और बांस उत्पादन को दोस्तों हरित सोना क्रांति कहते हैं। हरित सोना क्रांति कहते हैं, हरित सोना क्रांति, याद रखिएगा। और कोको उत्पादन के कोको के उत्पादन से संबंधित दोस्तों भूरी क्रांति, मछली के उत्पादन से संबंधित नीली क्रांति है। अच्छा, ये किसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, पूछा गया कई बार, ठीक है, कि भारत में कृषि के क्षेत्र में समग्र विकास हेतु जो है कौन सा क्रांति है? तो याद रखिएगा इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति, जो कि भारत में कृषि के क्षेत्र में समग्र उत्पादन से संबंधित है, समग्र विकास से संबंधित है, इंद्रधनुषी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। भारत ने फरवरी 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट की सह अध्यक्षता किस देश के साथ की? राइट आंसर होगा दोस्तों फ्रांस के साथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांस के साथ। क्वेश्चन नंबर 83। बिमला बहुगुणा जिसका फरवरी 2025 में निधन हुआ है, किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो बिमला बहुगुणा जो है एक पर्यावरणविद है, पर्यावरणविद है। अच्छा, ये जो है बिमला बहुगुणा दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी है। सुंदरलाल बहुगुणा का क्या है दोस्तों? वाइफ है, ठीक है। और सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में तो आप जानते होंगे दोस्तों, ठीक है, चिपको आंदोलन के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, 84 की ओर चलते हैं। एमएस एक्सेल 2016 में किसी टेक्स्ट की अपकेस में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त फंक्शन कौन सा है? तो अपकेस में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त फंक्शन के रूप में अपर फंक्शन है। क्या है दोस्तों? अपर फंक्शन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85। सोडियम एसीटेट का जलीय घोल का पीएच है? सोडियम एसीटेट का जलीय घोल का पीएच 7 से अधिक है। ऑप्शन नंबर ए 7 से अधिक। तो 7 से अधिक हो जाएगा क्षारीय, 7 के बराबर हो जाएगा तो उदासीन, और 7 से कम अगर होगा दोस्तों तो अम्लीय कहलाता है। बताइएगा दोस्तों पीएच मान का खोज किसने किया था? तो पीएच मान का खोज जो है सोरेनसन के द्वारा जो है 1909 में खोज किया गया था, 1909 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 86 की ओर। प्राचीन मिस्र की सभ्यता की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? बताइएगा प्राचीन मिस्र की सभ्यता की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो राइट आंसर होगा नील नदी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नील नदी। क्वेश्चन नंबर 87। कौन सा तट भारत के पश्चिमी तट का भाग नहीं है? बताइएगा दोस्तों कौन सा पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा कोरोमंडल तट। आइए दोस्तों इसको थोड़ा मैप के दृष्टिकोण से आपको हम समझाते हैं, ठीक है, देखिएगा। तो आपको शायद मैप दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है। मैप में देखिएगा क्या कहा दोस्तों, पहला में था कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट देख रहे हैं दोस्तों, देख रहे हैं कोरोमंडल तट, देखिए यहाँ से है, ये देखिए तमिलनाडु से लेकर के जो है, तमिलनाडु से लेकर के आंध्र प्रदेश तक तट के क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। और आंध्र प्रदेश से लेकर के जो है, जो दिख रहा है पीला वाला लाइन दोस्तों, क्या इसे डेल्टा तट के नाम से जानते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश से लेकर के कहाँ तक है? उड़ीसा, ठीक है, के लास्ट तक दिख रहा है, डेल्टा तट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इधर देखिए कहा है तो मालाबार तट। मालाबार तट कहाँ है दोस्तों? जो कि आपको दिख रहा है, कहाँ से? कर्नाटक से लेकर के कहाँ तक? कन्याकुमारी तक, कर्नाटक से कन्याकुमारी तक मालाबार तट के नाम से जानते हैं। एक है दोस्तों केंद्रा तट, ठीक है, केंद्रा तट, जो कि जो गोवा से लेकर कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक तक, गोवा से लेकर के कर्नाटक तक को जो है केंद्रा तट के नाम से जानते हैं। कोंकण तट देख रहे हैं दोस्तों, कोंकण तट कहाँ से कहाँ है? देख लीजिए गुजरात से लेकर के कहाँ पर है? गोवा तक, गुजरात से गोवा तक कोंकण तट है। अजय गुजरात के जो साइड वाला भाग है इसे क्या कहते हैं? काठियावाड़ तट कहते हैं। तो आशा करते हैं सभी तट जो है इसमें दृष्टिगत हो गया होगा। अच्छा, इसमें एक दिया है कन्नड़ तट, देखा दोस्तों, इसमें एक दिया है कन्नड़ तट। तो कन्नड़ तट के बारे में बताएं दोस्तों, ये केंद्रा तट है ना, ये केंद्रा तट को ही कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं, ठीक है। केंद्रा तट का हो चाहे फिर कन्नड़ तट, बाकी सभी के सभी आपको हम दृष्टिगत करवा दिए हैं, बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 88 की ओर चलते हैं। कथा भारतीय संघीय ढांचे में किस सूची में वे विषय शामिल है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? तो केंद्र और राज्य दोनों पर कानून जो है समवर्ती सूची के तहत बनाते हैं, ठीक है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, ठीक है। जो ये जो मतलब विभाजन हुआ है दोस्तों, ठीक है, शक्ति का जो विभाजन हुआ है संघ, राज्य और समवर्ती के रूप में, यह संविधान का जो है 7वीं अनुसूची के तहत किया गया है। संविधान के 7वीं अनुसूची के तहत किया गया है। अच्छा, टोटल अनुसूची की संख्या कितना है दोस्तों? 12 है, ठीक है। तो 7वीं अनुसूची के तहत शक्ति का विभाजन किया गया है। अगर 8वीं अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें जो है 22 भाषा का प्रावधान किया गया है।
अच्छा, इसमें देखिए दोस्तों समवर्ती सूची, तो इसमें जो है टोटल जो है समवर्ती सूची में टोटल 52 विषय को शामिल किया गया है। और राज्य सूची की बात करते हैं दोस्तों, बताइएगा राज्य सूची में कितना विषय है। संघ सूची में तो 100 विषय है दोस्तों, ठीक है, 100 विषय है। राज्य सूची में 61 विषय है और समवर्ती सूची में 52 विषय को सम्मिलित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में काम में लेता है। तो बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्युमिनियम। अच्छा, ये जो लौह इस्पात है दोस्तों, तो लोहा का जो है आयस्क कौन सा है, लोहा यानी लोहा को जो आयस्क कौन सा है, तो आप जानते होंगे हेमाटाइट, हेमेटाइट। हेमेटाइट का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, Fe2O3 होता है हेमेटाइट। अगर कॉपर के अयस्क, कॉपर का अयस्क कौन सा है, कॉपर का अयस्क, तो कॉपर का अयस्क हो जाएगा मैलेकाइट, मैलेकाइट हो जाएगा कॉपर का अयस्क। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 90 की ओर। स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, तो इनका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, यह जो है सत्यार्थ प्रकाश है दोस्तों, यह हिंदी भाषा में है, हिंदी भाषी में है, तथा इसका रचना जो है 1875 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यानी इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य था आर्य समाज के सिद्धांतों को प्रचार प्रसार करना, ठीक है, आर्य समाज के सिद्धांतों को प्रचार प्रसार करना। गीता रहस्य की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका लेखक कौन है, बीजी तिलक है, बीजी तिलक है ना, बाल गंगाधर तिलक है। आनंद मठ की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका लेखक कौन है, बांकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। और भारत भारती का लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त भारत भारती का लेखक। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, 101 की ओर आते हैं, ठीक है। कहता है जाइलम में जल का परिवहन मुख्य रूप से किस बल के कारण ऊपर की ओर होता है। तो जाइलम में जल का जो परिवहन होता है ऊपर की ओर बाष्पोत्सर्जन के खिंचाव के कारण। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 102 की ओर। महिलाओं में अंडोत्सर्ग मासिक धर्म चक्र के किस दिन आदर्श 28 दिन के चक्र में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14 दिन, ठीक है, 14 दिन। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 103 की ओर। मल्लेट, भेटकी और पर्ल स्पॉट किस प्रकार के मछली है। मल्लेट, भेटकी और पर्ल स्पॉट जो है किस प्रकार के मछली है, तो इसका राइट आंसर होगा समुद्री मछली, ऑप्शन नंबर बी। अगर मीठे पानी की मछली की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके अंतर्गत जो रेहू आता है, जिसे हम लोग खाते हैं, रोहू, कतला और मिर्गल, ठीक है, मिर्गल, ठेठ भाषा मिर्गा कहते हैं हम लोग जो है, ठीक है। तो ये सभी जो है मीठे पानी की मछली है। अगर सजावटी मछली की बात करें दोस्तों, तो गोल्डन फिश है, गोल्डन फिश, ठीक है, और एक गप्पी, ये दोनों क्या है, सजावटी मछली के तहत आता है। क्वेश्चन नंबर 104। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, इस गुण को सिद्ध करने वाला सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पानी में परागकण का अनियमित संचालन, पानी में परागकण का अनियमित संचालन। क्वेश्चन नंबर 105। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, यदि पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबल सकता है, ठीक है, जरूर उबलेगा दोस्तों। तो उबलेगा कब, जब दबाव कम होता है, ठीक है, जब दबाव कम होगा तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर होता है। आप जानते हो दोस्तों, पहाड़ पर या फिर माउंट एवरेस्ट पर पानी जो है कम तापमान पर ही उबलता है। जैसे में माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं, तो माउंट एवरेस्ट पर मात्र जो है 70 से लेकर के 80 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी उबल जाता है। अगर यही प्रेशर कुकर की बात करते हैं दोस्तों, प्रेशर कुकर की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो दबाव होता है दोस्तों, दबाव बहुत ही अधिक होता है। जब दबाव अधिक होगा तो क्वथनांक क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। जब क्वथनांक बढ़ जाएगा तो क्या होगा, पानी जो है उच्च तापमान पर उबलेगा। तो प्रेशर कुकर में लगभग जो 120 डिग्री सेल्सियस पर जो है उबलना शुरू करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, तो इसमें कहने का मतलब याद रखिए कि अगर प्रेशर अगर कम जाएगा तो जल्दी उबलेगा, प्रेशर बढ़ा देंगे तो थोड़ा लेट से उबलेगा, कहने का मतलब उच्च तापमान पर उबलेगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 111 की ओर चले। कहता निम्नलिखित में कौन सा कथन 1947 से 91 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मुख्य और भारी उद्योग में प्रमुख, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112। निम्नलिखित में किस अधिनियम का उद्देश्य भारत में धन की हेराफेरी को रोकना है। तो भारत में धन की हेराफेरी को रोकने के लिए जो है पीएमएलए लाया गया। पीएमएलए मतलब क्या दोस्तों, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, लॉन्ड्रिंग मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, इसका जो है यह अधिनियम जो है 2002 में अधिनियमित किया गया था। ठीक है, तथा ये 2005 में लागू हो चुका था। ठीक है, तो याद रखिए PMLA मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। धन के जो हेरा फेरी जो होता है, जैसे विदेश से जो है काला धन वापस आता है या फिर यहाँ से काला धन जाता है, तो उसको रोकने के लिए PMLA लगाया गया है। ठीक है, तो इसमें पूछता है कि कब पारित हुआ, 2002 में, लागू हुआ 2005 में। ये सेबी को तो आप जानते हैं दोस्तों, सेबी की स्थापना कब हुआ था, बता दीजिएगा दोस्तों। तो सेबी की स्थापना जो है 1988 में हुआ था, 12 अप्रैल 1988 में हुआ था। यह जो है आपको ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, रेगुलेट करता है। अगर हम FCRA की बात करते हैं दोस्तों, तो FCRA क्या है बता दीजिएगा। तो FCRA जो है पहली बार जो है विदेशी अंशदान अधिनियम, इसका फुल फॉर्म की बात करते हैं तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, और यह जो पहली बार जो है 1976 में, जो है पारित किया गया था या फिर अधिनियमित किया गया था। एक है दोस्तों फेमा। फेमा क्या है दोस्तों, फेमा का फुल फॉर्म होता है दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, यह जो है संसद के द्वारा जो है 1999 में पारित हुआ था तथा 2010 में जो है पूरे देश में लागू कर दिया गया था। ठीक है, 2010 में। और ये जो फेमा है दोस्तों, फेरा का स्थान लिया है। फेरा क्या है दोस्तों, फेरा क्या, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है। ठीक है, तो पूछता है क्वेश्चन, कई बार पूछा गया दोस्तों कि फेमा जो है किसका स्थान लिया है, तो फेमा जो है फेरा का स्थान लिया है। इसमें FCRA भी डाल देगा, तो ध्यान रखिएगा FCRA अलग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 113 की ओर। 61वें संविधान संशोधन का मुख्य फोकस क्या था, ये 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। ठीक है, तो 61वें संविधान संशोधन की बात करते हैं दोस्तों, तो यह 1989 में हुआ है। 1989 में इसके तहत जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, ये पूर्व शासक के प्रीविपर्स का उन्मूलन जो किया गया है दोस्तों, ये 26वां संविधान संशोधन 1971 के तहत किया गया है। इसका मतलब आप जानते होंगे दोस्तों कि पहले जो है स्वतंत्रता से पहले जो है बड़ा बड़ा रियासत था। ठीक है, उन सभी रियासत को मिलाकर जो है एक भारत का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो जब मिलाया गया था दोस्तों, तो सभी महाराजा ने कहा था कि हम लोग को क्या मिलेगा, तो उसको जो है प्रत्येक वर्ष जो है या फिर प्रत्येक मंथ जो है उसको प्रीवी वर्ष के रूप में जो है कुछ मंथली या फिर कुछ सालाना जो है पेमेंट किया था। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए जो है 26वां संविधान संशोधन लाया गया था। ठीक है, आइए जो दल बदल की बात करते हैं दोस्तों, आप जानते होंगे 52वां संशोधन 1985 के तहत पंचायत में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण जो है अनुच्छेद 243 के डी के तहत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 114 की ओर। भारत में किस राज्य के मुख्यमंत्री निम्नलिखित में किसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। राइट आंसर होगा राज्य विधानसभा के प्रति, अनुच्छेद 164 के 2 के तहत होता है। ठीक है, अच्छा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के तहत, और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा अनुच्छेद 53 के तहत। राज्य का एक राज्यपाल होगा दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद जो है 153 के तहत। और ये जो सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन हुआ था दोस्तों, अनुच्छेद 124 के तहत गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 115 की ओर। भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी जलवायु और मृदा के कारण चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानती है, तो चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त असम और उत्तरी बंगाल माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, चाय एक पूछता है दोस्तों कि चाय जो है किस प्रकार का फसल है, तो याद रखिएगा रोपण फसल है। चाय क्या है दोस्तों, रोपण फसल का उदाहरण है। सर्वप्रथम भारत में चाय जो है 1835 में असम राज्य में शुरू किया गया था। कब हुआ था, असम राज्य में 1835 में। क्वेश्चन नंबर 116। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उग्रवादी और उदारवादी संघर्ष ने किस घटना में निर्णायक मोड़ दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सूरत विभाजन। अच्छा, जो सूरत विभाजन की बात कर रहा है दोस्तों, तो सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में हुआ था, इसका अध्यक्षता जो है रास बिहारी बोस कर रहा था। इसी में जो है गरम दल और नरम दल दोनों का विभाजन हुआ था। और पुनः 1916 के लखनऊ अधिवेशन, ठीक है, जिसका अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार कर रहा था।
चरण मजूमदार के द्वारा किया जा रहा था। इसी में नरम दल और गरम दल दोनों एक हो गया था। तो दोनों याद रखिएगा, जब विभाजन हुआ था 7 में और दोनों एक हो गया था 1916 में हुआ था। बंगाल विभाजन की बात करते हैं दोस्तों, कब हुआ था? 1905 में हुआ था और 1911 में रद्द कर दिया गया था। चंपारण सत्याग्रह दोस्तों 1917 में हुआ था, आप जानते होंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 117 की ओर। भू सामग्रियों के संचालन के संदर्भ में शैलों का अपक्षयन न होने का क्या कारण होगा? तो शैलों का अपक्षयन न होने का कारण अपर्दन नगण्य होगा। अपर्दन नगण्य होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार को सपोर्ट करता है? बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा WTO। ठीक है, WTO की बात करते हैं तो इसका स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को हुआ था। ठीक है, इन्होंने जो है गेट को जो है प्रतिस्थापित किया था, गेट को प्रतिस्थापित किया था। और इसका अगर मुख्यालय की बात करते हैं दोस्तों तो आप जानते होंगे जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है, यानी मुख्यालय है। WHO की बात करते हैं दोस्तों तो इसका स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को जो है WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुआ था। इसका भी मुख्यालय जो है जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड है। और यूनेस्को की बात करते हैं दोस्तों तो यूनेस्को की स्थापना जो है नवंबर 1945 में हुआ था। नवंबर 1945 में इसका स्थापना हुआ था। वर्तमान भारत में टोटल यूनेस्को में शामिल कितना स्थल है बताइएगा? तो भारत में जो है वर्तमान में टोटल 46 स्थल को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, जिसमें कि 46वां कौन है दोस्तों? तो 46वां कम से कम याद रखिएगा, लास्ट वाला चराई देव मैदाम। ठीक है, ये जो है 46वां है। IMF की बात करते हैं दोस्तों, जिसका स्थापना हुआ था 1944 में, ब्रेडन वुड सम्मेलन के दौरान हुआ था तथा 1945 में जो है कार्य करना शुरू कर दिया था। तो तीनों याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 119 की ओर। प्रागैतिहासिक गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध भीमबेटका शैलाश्रय भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 120, किस राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी, किसी राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो किसी राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी के रूप में महाधिवक्ता होती है। महाधिवक्ता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महाधिवक्ता का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है और इसका नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा होता है। राज्यपाल के द्वारा जो है इसका नियुक्ति होता है। ठीक है, और महाधिवक्ता के बनने के बाद जो है महाधिवक्ता बनने के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होना चाहिए। ठीक है, एक है दोस्तों अटॉर्नी जनरल, जिसे कहते हैं महान्यायवादी। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में उल्लेख किया गया है। इसका भी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 131 की ओर आते हैं दोस्तों। Mg+O2 MgO जो कि असंतुलित समीकरण दिया हुआ है, कहता यदि 12 ग्राम मैग्नीशियम पूरी तरह जलता है तो कितना MgO बनेगा? ठीक है, दिया हुआ Mg का जो द्रव्यमान दिया हुआ है 24 और O का दिया हुआ 16 दिया हुआ है। देखिएगा दोस्तों क्या दिया हुआ है, Mg प्लस में O2 बराबर में क्या कर दिया हुआ है MgO। ये जो असंतुलित है इसको हम पहले संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के लिए 2 इधर लगाते हैं, 2Mg यहाँ भी 2 कर देते हैं। क्या संतुलित हो गया दोस्तों? देखिए 2 मैग्नीशियम यहाँ भी 2 मैग्नीशियम, ऑक्सीजन 2 को तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 यानी संतुलित ही हो गया। अब इसको पहले अब निकालिएगा दोस्तों, कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। दिया हुआ मैग्नीशियम का 24 दिया हो दोस्तों, तो मैग्नीशियम का 24। ठीक है, MgO का हम पहले निकालते हैं, द्रव्यमान निकालते हैं। MgO कितना होगा दोस्तों? मैग्नीशियम का 24 हो जाएगा प्लस में ऑक्सीजन का 16 दिया हुआ, ऑक्सीजन का 16 कितना होगा दोस्तों? टोटल 40 हो जाएगा। ठीक है, टोटल 40 होगा। यहाँ पर 2 MgO दिया हुआ, मतलब 40 दूना 80 हो जाएगा, 40 दूना 80 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये जो 80 ग्राम देता है, अच्छा 2 Mg का मान कितना? 24 और 24 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 24 गुना 2 करेंगे तो 48, यानी जो है 48 ग्राम जो है, यानी कह सकते हैं दोस्तों हम कि 48 ग्राम जो है Mg को हम जलाते हैं। ठीक है, 48 ग्राम Mg को जलाते हैं तो हमें कितना मिलता है? 80 ग्राम मिलता है। कितना मिलता है? 80। अगर 1 ग्राम को जलाएंगे तो 80 बटा कितना होगा? 248 हो जाएगा। लेकिन 1 ग्राम नहीं कर रहा है, टोटल जो है 12 ग्राम कर रहा है। तो 12 ग्राम को जलाना है तो गुने 12 कर, 12 चौका 48 20 चौका 80, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 20 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 132 की ओर। एक तत्व का सल्फेट M2SO4 का होल 3, इससे क्लोराइड का सूत्र क्या होगा?
तो इसका क्लोराइड का सूत्र होगा MCl3, ऑप्शन नंबर सी MCl3। क्वेश्चन नंबर 133, यदि कहता एक तत्व X की संयोजकता 3 और 5 है तो यह तत्व सबसे अधिक संभवतः किस समूह का हो सकता है, बताइएगा दोस्तों। तो सबसे अधिक संभवतः जो है नाइट्रोजन परिवार का हो सकता है, ठीक है, नाइट्रोजन परिवार का। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 34 की ओर चलते हैं। रदरफोर्ड के प्रयोग का कौन सा अवलोकन यह सिद्ध करता है कि परमाणु के अधिकांश भाग खोखला है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, अधिकांश अल्फा कण बिना बिछे पृथ्वी सीधे निकल गए, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं दोस्तों थोड़ा सा रदरफोर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इनको तो पहले जो है 1908 में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल जो है पुरस्कार मिला था रसायन के क्षेत्र में, ठीक है। इसी के द्वारा ही परमाणु मॉडल दिया गया था दोस्तों, परमाणु मॉडल दिया गया था कब, 1911 में दिया गया था, ठीक है। इन्होंने जो है अल्फा कण के परिक्रमण करके जो है परमाणु के अंदर नाभिक का खोज किया था, ठीक है, परमाणु के अंदर नाभिक का खोज किया था, ठीक है। इसी के द्वारा ही प्रोटॉन की खोज किया गया था, प्रोटॉन का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड के द्वारा ही किया गया था। और रेडियो एक्टिव तत्व जैसे में अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों किरण का जो खोज जो है रदरफोर्ड के द्वारा ही किया गया था। ये सभी याद रखिएगा दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 135 की ओर। Pb3O4 जिसे रेड लाइट कहते हैं, प्लस में 8 HCl और इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3 PbCl2 प्लस में Cl2 प्लस में H2O। यह एक जटिल अभिक्रिया है, इसमें ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ कौन सा है, इसमें ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ के रूप में कौन सा HCl है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, HCl। क्वेश्चन नंबर 100, अब यहाँ से आ गया दोस्तों आपको करंट अफेयर है, ठीक है। 141 की ओर। 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 का थीम क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 का आयोजन जो है नई दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 142, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किस राज्य में वाटरशेड महोत्सव शुरू की है, तो वाटरशेड महोत्सव का शुरुआत आंध्र प्रदेश में किया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 की ओर आते हैं दोस्तों। कहता भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 का 11वां संस्करण का आयोजित किया गया था, तो मित्र शक्ति 2025 का 11वां संस्करण का आयोजन जो है भारत और श्रीलंका के बीच आयोजन हुआ था, भारत और श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 144, नवंबर 2025 तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCC COP30 का आयोजन कहाँ किया गया, बताइएगा दोस्तों, इसका आयोजन कहाँ हुआ है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ टोक्यो, नई दिल्ली, बेलम और प्रिटोरिया। तो इसका आयोजन जो है ब्राजील के बेलम शहर में हुआ था, ब्राजील के बेलम शहर में। क्वेश्चन नंबर 145, विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, राइट आंसर होगा दोस्तों श्री श्री रविशंकर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 146, फीडे ने विश्व शतरंज कप 2025 की ट्रॉफी का नाम भारत के किस शतरंज खिलाड़ी के सम्मान में रखा है, राइट आंसर होगा विश्वनाथन आनंद। क्वेश्चन नंबर 147, साहित्य अकादमी के लोकप्रिय उपन्यास द लास्ट डे का हिंदी अनुवाद किस नाम से प्रकाशित किया है, तो द लास्ट डे का हिंदी अनुवाद जो है अंतिम दिन के नाम से प्रकाशित किया है, अंतिम दिन के नाम से। क्वेश्चन नंबर 48, 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष जो है रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है, ठीक है। और यह लागू जो होगा दोस्तों 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 149 की ओर। कहता चक्रवात मोथा जिसे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों को प्रभावित किया है, इस चक्रवात का नाम किस देश ने सुझाया है, बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा थाईलैंड ने सुझाया है, ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 150, किस खगोल भौतिकविद को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आजीवन उपलब्धि के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान विज्ञान रत्न 2025 के लिए मरणोपरांत चुना गया है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर, ऑप्शन नंबर बी। तो जीके जीएस का सेक्शन समाप्त हो गया दोस्तों, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिएगा। और इसके बाद है दोस्तों मैथ और रीजनिंग का सेक्शन आएगा दोस्तों, मैथ और रीजनिंग का सेक्शन आएगा, उसमें भी आप बने रहिएगा, ठीक है। अगर रिजल्ट चाहिए दोस्तों तो पूरा तो आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप पूरा देखिएगा, वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपसे इतना मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम एक लाइक तो बनता है। तो इस सेट में दोस्तों हम लोग चलते हैं मैथ रीजनिंग की ओर। तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं सेट नंबर 14 की तरफ, मेरे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है दोस्तों, कुछ कूट दिया हुआ है जैसे प्लस का अर्थ दिया हुआ पुत्र,
एट द रेट का अर्थ बहन दिया हुआ है और हज का अर्थ पत्नी, डिवाइड का अर्थ पिता। तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिएगा। प्लस, प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों? प्लस का अर्थ पुत्र है, यानी ई का पुत्र हो जाएगा डी, ई का पुत्र, डी हो जाएगा सन। ये जो हज का अर्थ हो रहा है दोस्तों पत्नी, हज का अर्थ पत्नी, यानी ये दोनों जो है पति पत्नी है, तो इधर पति तो इधर क्या हो जाएगा? पत्नी हो जाएगा, है ना। डिवाइड का अर्थ क्या है दोस्तों? पिता, डिवाइड का अर्थ हो रहा है पिता, यानी एन का पिता ए, प्लस में हो जाएगा, एन का पिता, ए हो जाएगा फादर। एट द रेट का अर्थ क्या हो दोस्तों? एट द रेट का अर्थ हो जाएगा बहन, यानी सिस्टर हो जाएगा, यानी क्या होगा दोस्तों? पत्नी होगा, पत्नी के पिता और पिता के बहन, यानी पत्नी के पिता का बहन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, कुछ प्रश्न दिया दोस्तों, जैसे में देखिएगा 5 पेड़ दिया हुआ ए सी ई एच भी की लंबाई अलग अलग है, चौथा पेड़ सबसे लंबा कौन सा होगा? देखिएगा तो क्या कह रहा है, कहता है केवल एक पेड़ की लंबाई सी से कम है, केवल एक पेड़ की लंबाई सी से कम है, सी से कम केवल एक पेड़ है, इसका मतलब ऊपर जो है 3 पेड़ होगा, एक पेड़, 2 पेड़ और 3 पेड़ होगा ऊपर में। ठीक, 2 पेड़ की लंबाई ए से अधिक है, ठीक, 2 पेड़ की लंबाई ए से अधिक है, इसका मतलब ए यहाँ पर होगा, इससे इससे अधिक लंबाई वाला 2 पेड़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ से पहले आप इतना से आप चेक कीजिए, क्या चौथा सबसे लंबा पेड़ निकल जाएगा? तो फर्स्ट लंबा पेड़ ऊपर हो जाएगा, सेकंड लंबा पेड़, थर्ड लंबा पेड़, फोर्थ लंबा पेड़, तो फोर्थ लंबा पेड़ क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी केवल हम एक से ही निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हमें दूसरा कोई आवश्यकता नहीं है, तो केवल एक से निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? देख लीजिए, बी हो जाएगा, है ना, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ज्वाइन को हम लोग इतना लिखते हैं और आइडिया को इतना लिख रहे हैं 1436, तो आई का कुटबद्ध करें। देखिए इन दोनों में दोस्तों, इन दोनों में आई और आई जो है कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो अंक दिया हुआ है इन दोनों में भी जो है कुछ न कुछ कॉमन होगा, तो कॉमन क्या हो रहा है? 4 और 4 कॉमन हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्या दिया हुआ दोस्तों, इसको अगर घटाते हैं दोस्तों तो कितना का अंतर खा रहा है? देख रहे हैं 31 का अंतर, इसको अगर मतलब करते हैं तो 36 4 40 10 50, यानी जो है 14 का अंतर। इधर जो है 31 का अंतर, फिर 14 का अंतर, फिर 31 का अंतर, यानी 14 31 14 31, तो इसके पहले क्या हो जाएगा? 14 का अंतर, तो 14 5 कितना? 14 205 में से गया 14, कितना बचेगा दोस्तों? बता दीजिए। 191 बचेगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। सी डी ई के एल एम टोटल 6 लोग हैं, एक ही इमारत पर 6 अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। अतः इस टाइप का क्वेश्चन हर सेट में मिल रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इमारत के सबसे निचला मंजिल 1 है और सबसे ऊपर वाला जो है, सबसे ऊपर जो है छेद है, ठीक है। तो अब इसको कहता है सजाने के लिए, तो सजाते हैं दोस्तों। पहले इसको हम 2 भाग में बांटते हैं, 6 5 4 3 2 और 1, एक हम और डायग्राम देते हैं, 1 6 5 4 3 2 और 1। देखिएगा दोस्तों, कहता ई जो है एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, लेकिन चौथा पर नहीं, चौथा छोड़ करके, ठीक है। तो सम संख्या कौन होगा? ई या तो 2 पर रहेगा या तो 6 पर रहेगा, ई, है ना, इसीलिए हम 2 डायग्राम लिए हैं। कहता ई और एम के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, ई और एम के बीच 2 व्यक्ति, इसमें तो कभी नहीं रहेगा दोस्तों, क्या इसमें नीचे एम हो सकता है? नहीं, यानी ऊपर में होगा। तो ई और एम के बीच जो है, ई और एम के बीच 2 व्यक्ति रहा, इधर देखते ई और एम के बीच 2 व्यक्ति रह रहा है। कहता है सी विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, लेकिन सबसे निचला पर नहीं। सी जो है विषम संख्या, मतलब 3 पर रहेगा चाहे 5 पर रहेगा, तो यहाँ पर सी करते हैं दोस्तों, इधर जो है सी यहाँ पर करते हैं, क्योंकि 1 पर कह रहा है नहीं, सबसे निचला वाला मंजिल 1 है, इस पर नहीं कर रहा है, ठीक है। कहता है सी और एल के बीच 2 व्यक्ति हैं। अब देखिए सी और एल के बीच क्या इसमें 2 व्यक्ति हो सकता है? नीचे कभी नहीं। क्या ऊपर 2 व्यक्ति हो सकता है? हो सकता है, तो ऊपर हम कर सकते हैं एल, ठीक है। सी और एल के बीच 2 व्यक्ति, अभी तक दोनों चल रहा है दोस्तों। कहता है के जो है सी के ठीक नीचे रहता है ना। के क्या है दोस्तों? सी के ठीक नीचे के रहेगा, यानी इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पर सी के नीचे क्या यहाँ पर के बन सकता है? यहाँ पर बन नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ई पहले से है, तो केवल तो ये तो आपका खत्म हो गया, तो सी के नीचे के यहाँ पर आ जाएगा। अब नीचे में क्या बच गया देख लीजिए, नीचे हमारा डी बचा हुआ था, डी लिख देंगे यहाँ पर। तो कहता है डी और के बीच कितने व्यक्ति है? तो डी और के बीच कितना व्यक्ति है? 2 व्यक्ति है, एम और एल, है ना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। असंगत को इसको छाटना है दोस्तों, और कहता है स्वर व्यंजन, स्वर और व्यंजन पर आधारित नहीं दिया हुआ है, देखिएगा। देखते हैं दोस्तों, 10 और 4 14 हो रहा है, प्लस 4 कर रहे हैं, इधर देखते हैं दोस्तों, यहाँ भी क्या 4 हो रहा है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी, हाँ तो ढेर सा अंतर हो रहा है दोस्तों, है ना, शायद 6 का अंतर हो रहा है, एक्स वाई जेड 6 का अंतर हो रहा है, ठीक है। इधर देखते हैं,
बताइए कितना का अंतर हो रहा है दोस्तों? यू वी डब्ल्यू एक्स बाई जेड ए बी। यहाँ तो कुछ मिल नहीं रहा है क्लू दोस्तों, कुछ भी क्लू नहीं मिल रहा है, देख रहे हैं। अच्छा ये सब से कुछ क्लू नहीं मिला, तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट देखना है। अच्छा ये दोनों हम चेक करते हैं दोस्तों, ये दोनों में कितना हो जाएगा, +3 का अंतर हो रहा है। देखिए बाई बाई इक्वल है, के और के इक्वल है, एक्स और एक्स इक्वल है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आप हल कीजिएगा दोस्तों, 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो मान रखना है केवल, ये सब आप बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा दोस्तों, क्या कर रहा है, टेक्निकल में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर में बदलते हैं, ठीक है, यानी प्रत्येक स्वर को बदलते हैं उसके बाद वाले अक्षर में, समझ गए। तो प्रत्येक स्वर को बदल दे उसके बाद वाले अक्षर में। अच्छा आगे थोड़ा पढ़ते हैं पहले, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक पहले वाले में बदलते हैं, तो निम्नलिखित में कौन सा अक्षर जो है, कौन सा अक्षर बने अक्षरों के समूह दाएं से चौथा होगा। तो दाएं से चौथा, दाएं से चौथा इधर नहीं होगा दोस्तों, दाएं से चौथा, तो 1 2 3 चौथा, चौथा कौन सा, आई है। और आई क्या है, आई जो है स्वर व्यंजन है, तो स्वर को जो ठीक बाद वाला, मतलब आई के बाद क्या हो जाएगा, जे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी पूरा हमें बदलने की आवश्यकता है ही नहीं, समझ गए दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों सेशन पसंद आ रहा होगा, और इस बार दोस्तों एकदम एक सीट जो है आपको सचिवालय सहायक का लेकर दिखाना है, पोस्ट भी बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो इस बार अगर सचिवालय सहायक का नहीं ले पाए तो अगला बार वैकेंसी निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा कोई गारंटी नहीं दोस्तों, इसलिए एक बार हिम्मत लगाना है, ठीक है, और एक बार जो है पूरी तरह जो है कामयाब होकर के दिखाना है, ठीक है। कहता है दोस्तों, जब किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुम में, जब किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुम में, अब गैरों से कहलवा दिया कि होनहार हो तुम। इतनी गैर जिम्मेदारी से दिल तोड़ा मेरा कि आज मेरी कामयाबी का जिम्मेदार हो तुम। तो इस तरह से दोस्तों कामयाबी हासिल करना है, और कामयाबी हासिल करके दिखाना है, माँ बाप के नाम रोशन भी करना है, ठीक है। तो मेरा जो है चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों, इस बार आपको हम सिलेक्शन जरूर दिलाएंगे। तो आप जरूर जुड़िए मेरे चैनल से, वीडियो को एक लाइक कीजिए दोस्तों, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कुछ पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है, तो बाय ऑप्शन चलना है दोस्तों, तो बाय ऑप्शन चलते हैं इसका। देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 पकड़ते हैं दोस्तों, इसमें हम देख रहे हैं दोस्तों 6 + 2 कर रहे हैं 8 हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए 9 + 2 कर रहे हैं 11 हो रहा है, और 10 + 2 12, यानी प्लस 2 का जा रहा है, तो ठीक जा रहा है दोस्तों। इधर देखिएगा 4 + 2 6 हो रहा है, ठीक है, 7 और 1 8 हो रहा है, देखिए प्लस में बंद हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी पकड़ते हैं दोस्तों, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी पकड़ते हैं। ऑप्शन एफ आई जे दोनों सेम है, +2 का अंतर था, ये तो मालूम होगा आपको। एक है दोस्तों एफ आई जे अगेन है, सेम टू सेम है, इसमें चेक कर लीजिए। डी, यहाँ देखिए डी, इधर एफ कितना होगा, 4 का अंतर होगा। इधर देखिए 7, इधर कितना 9 दिया हुआ, 2 का अंतर हो रहा है यहाँ भी, और यहाँ भी देखिए 2 का अंतर हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 10 की ओर। एच बाई को 18, एच बाई 18 किसी निश्चित तरीके को जे बाई 4 से संबंधित है, जीएल 29 का संबंध आई 15 से है, तो कहता है ईएल 9 का संबंध किससे है। हम देख रहे हैं दोस्तों एच और जे में कितना बढ़ रहा है, +2, तो इसका मतलब यहाँ भी +2 बढ़ेगा, 5 2 7, यानी कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। बाई, बाई इधर भी में कितना घट रहा है दोस्तों बताइएगा, माइनस में 3 हो रहा है ना, माइनस में 3 हो रहा है, तो यहाँ भी माइनस में 3 कर दीजिएगा, तो कितना होगा दोस्तों बता दीजिए, माइनस में 3 करेंगे तो आई हो जाएगा। तो जी और आई कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर, देखिए जी और आई, ठीक है। जब इतना से निकल रहा है तो आगे बढ़ने से कोई मतलब हमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 16 की ओर। कहता ए और बी जो है एक 45,000 और एक 60,000 का निवेश किया, ए ने 8 महीने के लिए और बी ने 6 महीने के लिए, कुल लाभ दिया हुआ 36,000, तो ए का हिस्सा क्या हो जाएगा, ठीक है। ए और बी देखिएगा, ए हो गया इधर बी हो गया, ए ने 45 निवेश किया, बी ने 60 निवेश किया, 000 से काट दिए दोस्तों, ठीक है, तो 45 निवेश किया, इधर 60 निवेश किया। ए ने 8 महीना के लिए निवेश किया और बी ने जो है 6 महीना के लिए निवेश किया। अब इसको रेशियो निकालने आपको आता होगा ना, है कि नहीं, निकालिए, 15 × 45, 15 × 4 = 60, 4 और 2 8 हो गया, 2 और 3 6 हो गया, यानी जो है 3 रेशियो, मतलब 1 रेशियो 1 में बट रहा है दोस्तों, 1 रेशियो 1 में बट रहा है, समझ गए, यानी इक्वल राशि। तो 36,000 की इक्वल राशि कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 18,000, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, है क्या। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। कहता है 30 छात्रों का औसत वजन 60 किलोग्राम है, यदि एक छात्र को हटा दिया जाए तो औसत वजन 59.5 किलोग्राम हो जाता है, तो हटाए गए छात्र का जो है वजन क्या होगा।
आप देख रहे हैं 60 से कम हो रहा है 59.5, मतलब जो आधा किलोग्राम वजन का लॉस हो रहा है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो हटने वाला छात्र होगा ये जो है वजनदार होगा, ज्यादा भारी वाला होगा, यानी 60 केजी से अधिक वाला छात्र होगा। देखिएगा पहले 30 था, एक हट गया, तब कितना बचा 29। ठीक है, एक छात्र में जो है आधा केजी कमी आ रहा है, तो 29 छात्र में कितना कमी आएगा, गुना कर दीजिए। ठीक है, यानी जो है 14×2 = 28, यानी 14.5 केजी जो है टोटल कमी आया है टोटल में। समझ गए, ये 14.5 केजी किसका है दोस्तों, जो हटा है छात्र उसका। समझ गए, इसका मतलब ये है 60 में जो है 14.5 जोड़ दीजिए, तो 60 प्लस में 14.5 बराबर कितना हो जाएगा, जो हटने वाला छात्र होगा उसका वजन होगा 74.5। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 17 की ओर। 17 हो गया, 18 की ओर चलते हैं। कहता एक फल विक्रेता 15 किलोग्राम सेव 750 में बेचता है और उसे 5 किलोग्राम सेव के क्रय मूल्य का लाभ होता है। ठीक है, तो लाभ का प्रतिशत निकालना है। देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा सेम टू सेम, कुछ नहीं करना है। ये 5 हुआ, इधर 15 हुआ, तो 5 अब 15 गुना 100 डायरेक्ट मारिए, 5 दिया 15 कितना हो जाएगा 33.3%। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर आपको लगे नहीं सर हमें जो अच्छा से बनाना है, कन्फर्म बनाना, तो कन्फर्म कीजिए, देखिएगा बताते हैं आपको। मान लीजिए कि 1 किलोग्राम सेव, 1 किलोग्राम का सीपी जो है 100 रुपया, 1 किलोग्राम का सीपी कितना 100 रुपया। ठीक है, तो 15 किलोग्राम का सीपी कितना हो जाएगा, 15 केजी का सीपी बता दीजिए दोस्तों, 15x हो जाएगा। समझ गए, ठीक है। बताइए 5 किलोग्राम का सीपी कितना होगा, 5x, यानी लॉस हो रहा है। देखिए लॉस दिया हुआ है कि 5 किलोग्राम सीपी के बराबर लॉस, मतलब इसको जो है प्रॉफिट हो रहा है, लॉस नहीं दोस्तों, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, यानी प्रॉफिट कितना हो गया दोस्तों, प्रॉफिट हो गया हमें 5x। समझ गए। यहाँ पर देखिए, अब आप बताइए दोस्तों कि एसपी बराबर क्या होता है, एसपी बराबर क्या होता है, सीपी अब प्लस में प्रॉफिट होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट। एसपी का मान दिया हुआ देखिए 750 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 750, तो 750 बराबर सीपी का मान कितना, सीपी का मान देख लिया दोस्तों 15x, 15x। अब प्लस में प्रॉफिट का मान बताइए दोस्तों, प्रॉफिट का मान 5x हो जाएगा, 5x। 15×5 कितना होगा दोस्तों 20x, 15×5 = 20x। यहाँ से x का मान निकालिएगा दोस्तों, तो x का मान निकलेगा 75/2। अब तो जब x का मान निकल गया तो क्या यहाँ से cp निकल जाएगा, तो यहाँ से cp क्या निकलेगा बताइएगा दोस्तों। जब यहाँ से हम cp निकालते हैं, यहाँ से हम cp निकालते हैं, तो cp दिया हुआ 15x, तो 75/2 गुना में 15। यहाँ से हम प्रॉफिट निकालते हैं, तो 75/2 गुना में कितना 5x, यानी 5 हो जाएगा। अब यहाँ से जो है प्रॉफिट लॉस नहीं निकल जाएगा, समझ गए, तो प्रॉफिट लॉस निकाल दीजिए, 75/2 गुने 5 गुना में मतलब क्या, तो प्रॉफिट गुना 100 बटा में कितना सीपी होता है ना, 75/2 गुना में 15। ये से कट गया दोस्तों, देखिए सेम टू सेम, देखिए वही चीज बच गया। देखिए तो जो हम किए 5 गुने 100/15 अभी किए है ना, देख लिए है ना। तो आपको जैसे मन करे वैसा बनाइए। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 19 की ओर। एक ओवन का अंकित मूल्य 12,000 है, 2 क्रमिक छूट के साथ बेचा जाता है। यदि दूसरी छूट इतना दिया हुआ है 20%, तो अंतिम विक्रय मूल्य दिया हुआ है 8400, पहली छूट कितना होगा। देखिए दोस्तों, अंकित मूल्य एमपी का मान दिया हुआ दोस्तों 12,000 दिया हुआ है। ठीक है, एक छूट दे रहा है कितना 20%, तो एक छूट मिला 20%, तो इसको एक छूट घटाइए, तब 20% अगर घटाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर एमपी जो है सेकेंड एमपी कितना बन जाएगा हमें बता दीजिए। तो 12,000 में से 20% छूट मतलब 80 में बेचा होगा, 80% में, तो बराठी 96, बराठी 96 में बेचा होगा, इसका मतलब है एमपी 2 हुआ है कि नहीं। अगला कहता है फाइनली प्राइस जो है 8400 है, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या है 8400 है। तो बताइए मतलब और जो डिस्काउंट कितना मिला 9600, अभी जो एमपी 2 हुआ बेचा 8400, मतलब जो है हमें डिस्काउंट कितना मिला, तो घटा दीजिए 84 12 96। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि छूट जो है डिस्काउंट 2 जो मिला है 1200, तो 1200 गुना 100 बटा में कितना हो जाएगा 9600 हो गया, 00 बराठी 96, 100/8 मतलब 12.5%। ऑप्शन नंबर सी, ये डिस्काउंट दूसरा हो गया है कि नहीं, दूसरा डिस्काउंट दिया हुआ मतलब पहला डिस्काउंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। एक माली पौधे के पंक्ति को व्यवस्थित करके एक वर्गाकार संरचना बनाता है, लेकिन पाता है कि 15 पौधे इसमें शामिल नहीं है। यदि पौधे की कुल संख्या इतना है, तो प्रत्येक पंक्ति में पौधे की संख्या कितना हो जाएगा। ठीक है, वर्गाकार संरचना होता है दोस्तों, इसमें कहता है टोटल इतना दिया, इसमें 15 शामिल नहीं है, तो 15 इसमें घटा दीजिएगा। तो 3984 में से 3984 में से अगर 15 घटाएंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों बता दीजिएगा। 15 घटाएंगे तो मेरे पास मिल जाएगा 3969, 3969 इसका रूट निकाल आता है, तो इसका रूट निकालेगा तो 63। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े। 30 की ओर चलते हैं दोस्तों, 30 नहीं 31 की ओर। कहता यदि संख्या इतना दिया हुआ है, प्रत्येक विषम में 2 जोड़ा जाए,
प्रत्येक सम में 3 घटाएं तो इस प्रकार बनी संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे। देख लीजिए दोस्तों, प्रत्येक विषम में 2 जोड़े, तो पहले प्रत्येक विषम में 2 जोड़ते हैं, तो 3 2 5 हो जाएगा, 5 2 7, 7 2 9 हो जाएगा, 1 2 3 होगा। प्रत्येक सम में जो है 3 घटाते हैं, तो घटाइए, यहाँ पर 1 बन जाएगा और यहाँ पर जो 5 बनेगा, यहाँ पर 3 बनेगा, हो गया। तो कहता है इस प्रकार बड़ी संख्या में कितने अंक जो एक से अधिक बार, देखिए 5 और 5 आया दोस्तों 2 बार, 3 और 3 देखिए 2 बार आया है, यानी 2 संख्या जो है एक से अधिक बार आया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 की ओर, संख्या दिया हो दोस्तों, कुछ है इधर। कहता है श्रृंखला में बाएं से पहले स्वर और दाएं से पहले स्वर के बीच कितने अक्षर है। श्रृंखला में बाएं से पहले स्वर, तो बाएं से पहले स्वर ई हो जाएगा, ठीक है। दाएं से पहले स्वर कहाँ है दोस्तों, देख रहे हैं यू, देखिए दाएं से पहले स्वर। अब इन दोनों के बीच कितना अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 की ओर, ये तो दर्पण प्रतिबिंब निकालना है दोस्तों। देखिए पहले एफ को पलटिएगा, तो एफ के पलटेंगे तो कैसे बने, ये तो कैंसिल होगा दोस्तों, इस तरह से बनेगा, है ना। एफ डब्लू सेम टू सेम रहेगा दोस्तों, देखिए डब्लू यहाँ उलट दिया है, गलत हो गया, है ना। एम जो है सेम टू सेम रहेगा दोस्तों, तो एम जो है सेम टू सेम तो दिया हुआ दोनों में। 7 कैसा बनेगा, तो 7 जो है इस टाइप से बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चले, 6 फलक दिया हुआ है, इसमें कहता है डी के विपरीत निकालना है, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों कुछ सेम टू सेम है, देखिए सी और सी जो है सेम है ना, मिल रहा है ना, तो बस इसको जो क्लॉकवाइज घुमा दो, यानी सी बी और डी, तो सी बी और डी, सी एफ और ई, सी एफ और ई हो जाएगा, ठीक है। तो बता डी का विपरीत क्या हो गया, ई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 35 की ओर, देखिएगा इसका तुलना हम इससे कर रहे हैं और इसका तुलना इससे करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए दोस्तों क्या किया है, एक्स को देखिए यहाँ से यहाँ लाया है, ठीक है, और ये ट्रायंगल को यहाँ से यहाँ ले गया है, आपको दिख रहा हो दोस्तों जो हम बता रहे हैं। बी को यहाँ से यहाँ ले गया है, ठीक है, बी को, और 8 को देखिए यहाँ से यहाँ लाया है, इस तरह से बना हुआ है सीरीज। तो पहले हम इस बी को यहाँ से यहाँ लाएंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बी इस ट्रायंगल को ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ ट्रायंगल बन जाएगा, ये हार्ट ऊपर चला जाएगा, हार्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 8 कहाँ है दोस्तों, 8 जो है यहाँ पर आ जाएगा, समझ गए बात को, 8 यहाँ पर आ जाएगा ना, कोई दिक्कत। इस तरह से कौन बना हुआ देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से 8 बी ट्रायंगल हार्ट, 8 बी ट्रायंगल हार्ट, एक ही वो नहीं दोस्तों, 8 बी नहीं 8 बी, एक ही वो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 35 के। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 की ओर, क्या कह रहा है, छाटना है दोस्तों। यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं दोस्तों 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन दिया हुआ, टोटल 3 लाइन है। यहाँ पर देखिए 4 लाइन है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 लाइन है, कैंसिल हो जाएगा, 3 लाइन दोनों में है। अब देखिएगा नीचे में आपको ये दिखा, ये 2 लाइन दिखा है ना, एक देखे 2 लाइन, 2 लाइन एंड 2 लाइन है, यहाँ पर देखिए 3 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन या 3 लाइन, देखिए 3 लाइन है ना, तो ये कैंसिल, क्या बच गया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। ये आकृति जो है इसमें ढूंढना है, तो ढूंढ के दिखाइए, बताइए कहाँ पर आकृति है। तो ये देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये आकृति हमें यह दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 37 के। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 38, तो शब्दकोश के अनुसार सजाना है, आप बनाइएगा इसको, है ना, भारी तो है नहीं। अगर दिक्कत है दोस्तों तो कमेंट में आप बोलिएगा, हम अगला बार हम बता दिया करेंगे, ठीक है, यहाँ सर फलना क्वेश्चन अगर दिक्कत लग रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 39 चलते हैं, कहता सभी नोटबुक इरेजर है, सभी नोटबुक जो है क्या है दोस्तों, इरेजर है, इरेजर, सभी नोटबुक क्या है, इरेजर है। सभी इरेजर पेन है, सभी इरेजर जो है पेन के अंतर्गत है, तो कहता है सभी नोटबुक पेन है, क्या सभी नोटबुक पेन है, बिल्कुल पेन है। कहता है कुछ पेन नोटबुक है, कुछ पेन नोटबुक है, बिल्कुल है, दोनों को दोनों सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दोस्तों, क्या किया हुआ है, इसको इतना पकड़िएगा, ठीक है, पहला में समझ गए, दूसरा में जो है इतना पकड़िएगा, ये देखिए इसी तरह से पकड़ते जाना आगे भी। तो ये जो है 2 और 3, तो 2 गुना 3 कीजिएगा और डिवाइड कर दीजिएगा 2 से, अब माइनस में 1 कर दीजिएगा, तो 3 दूना 6 बाई 2 3, और 3 में से 1 गया, यानी 2 आ रहा है, देखिए 2 नीचे लिखा हुआ है ना। उसी तरह ये भी कीजिएगा, 4 गुना 3 और बाई 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा, 12 बाई, इधर माइनस में 1 कर दीजिएगा, 5 आ जाएगा ना, देखिए 5 लिखा हुआ है। बस उसी तरह आगे बढ़ा दे इसको भी, तो बताइएगा तो कौन सा आ जाएगा, तो 5 गुना 4 कर देंगे, 5 चौका 20, 5 चौका 20 बाई 2 10, 10 में से 1 गया 9, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद देखें दोस्तों आगे 46 की ओर आते हैं। कहता यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3x वाई, तो कहता है इतना का मान निकालना है।
ठीक है। तो अभी देखें एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इतना को मान लीजिए एक्स, इतना को वाई, इतना को जेड मान लीजिए, तो सबके जोड़ के देखिए दोस्तों क्या जीरो के बराबर हो रहा है, एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई करेंगे, प्लस में वाई माइनस जेड तो वाई माइनस जेड करेंगे, प्लस में जेड माइनस एक्स तो यहाँ पर प्लस में जेड माइनस एक्स कर देंगे। क्या जीरो आ रहा है देखिए, तो माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड हो गया, यानी जीरो आ रहा है, तो जीरो आ रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, थ्री एक्स बाई जेड है ना, थ्री एक्स बाई जेड, तो यहाँ पर लिखा देखिए थ्री, इधर एक्स, इधर देखिए इस है बाई का मान, इधर जेड का मान है ना, आपको दिख रहा है, थ्री एक्स के मान एक्स माइनस बाई जो कि माने हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर इसका मान बाई माना हुआ है ना, इसका मान हम जेड माने हैं ना, है कि नहीं, इसका मान एक्स माना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 47 की ओर। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, दिक्कत नहीं हो रहा होगा। 5,000 की एक राशि दो भागों में उधार दी जाती है, एक 6% ब्याज की दर से, दूसरा 9%। टोटल ब्याज आया कितना 390, तो कहता है 6% पर जो कितना उधार दिया गया है। देखिए दोस्तों, एक साल में 390 का जो है वार्षिक ब्याज मिल रहा है, तो 5,000 का 390 कई परसेंट हो रहा है, बता सकते हैं दोस्तों 5,000 का 390 कई परसेंट हो रहा है, तो इसको आपको निकाले आता होगा ना, यानी इस अगर जीरो काटते हैं इसका मतलब क्या 500 का 39%, तो 500 का जो है 39 कितना आ रहा है बता दिए दोस्तों। एक अगर हम अगर 1% लेते हैं तो 5, यानी 5 सत्ते 35, 7 आ जाएगा, और 40, 7.8%, ठीक है, यानी 5,000 का 390 जो है 7.8% हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, पहला दिया हुआ 6% तो 6% लेते हैं, दूसरा 9% तो दूसरा 9% लेते हैं, तीसरा आ गया दोस्तों 7.8% हो गया। आप देखिए दोनों को हल कीजिए, कितना होगा बताइएगा, 1.8 हो जाएगा, इधर कितना होगा दोस्तों 1.2 हो जाएगा। हल कर आता है इसको, छो दूनी 12, छोती 18, 2:3 आ रहा है। टोटल मेरे पास राशि है 5,000, टोटल राशि 5,000, तो 5,000 का तुलना कितना से कर देंगे, 2 प्लस 3 5 से, किसका निकालना है 6%, देखें 6%, 6% का कितना आ रहा है 2, तो 2 से गुना कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 2,000। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। ये तो आपको रेशियो निकालना है, इसको तो खुद हल करना है दोस्तों, इसको हम क्या बताएं, इतना हल्का वाला क्वेश्चन है ना, इसको आप हल कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, दो समरूप त्रिभुज के परिमाप दिया हुआ 3:5, तो क्षेत्रफल का दिया हुआ है, क्षेत्रफल एक का दिया हुआ है, सॉरी एक नहीं, कुल का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल दिया हुआ है 34 वर्ग सेंटीमीटर, तो बड़े भुजा का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ठीक है। ये जो परिमाप से अगर क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम क्षेत्रफल बराबर कर सकते हैं, 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, टोटल कितना हो गया 25 9 34, तो इधर देखिए 34 टोटल दिया हुआ है ना, 34 की तुलना ये 34 से, 25 प्लस 9 34, ठीक है 34 से हमें निकालना है कौन बड़ा भुजा, तो बड़ा भुजा वाला कौन हो जाएगा 25, तो 25 से गुना कर दीजिएगा, यानी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखे दोस्तों, 50 तो आप हल कीजिएगा, ये तो गुना करना 45.45 और गुना में 0.6 केवल कीजिएगा ना, कितना हो जाएगा 4 छक 24 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर तो बी हो जाएगा, तो सिंपल सा दिख रहा है ना 4 छक 24, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा, क्या कर रहा है, कहता कौन सा कथन सत्य निष्कर्ष के आधार पर कहता सत्य कथन नहीं है, इसमें से कौन सत्य नहीं है जो कार्य छाट नहीं है, कहता के बड़ा है एफ से, यानी सारा जो मतलब होगा दोस्तों इसी तरह से होगा, ठीक है, मतलब मुंह किधर होगा, तो मुंह जो है तारा मतलब के की तरफ होगा, ठीक है, ये आपको दिख रहा है मुंह जो होगा के की तरफ होगा, तो यहाँ पर के और एफ कहाँ है, देखिए के और एफ, एफ कहाँ है दोस्तों, एफ देखिए यहाँ पर है, देखिए इसका मुंह इधर भी है, इधर ही है, इधर बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये कथन सत्य है। आगे देखते हैं, एक्स जो है बड़ा है एन से, यानी सारा जो मुख जो होगा दोस्तों एक्स की तरफ इधर होगा, तो इसको चेक कर लीजिए कहाँ है दोस्तों, एक्स कहाँ है, देखिए एक्स इधर है और एन देखिए एन यहाँ है, मुंह होना चाहिए एक्स की तरफ में, देखिए एक्स की तरफ में मुंह है, मुंह एक्स की तरफ में इधर इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं उससे, है नहीं भी ठीक है। आगे देखते हैं, अगला जो मुख होना चाहिए एक्स की तरफ से, फिर एच से है ना, एच कहाँ है दोस्तों, एच यहाँ पर है, इधर देखिए एक्स है, देखिए सारा मुख देखिए एक्स की तरफ है, देख लीजिए है ना, सारा मुख एक्स की तरफ है, तो ये भी सत्य है। अच्छा डी में थोड़ा चेक करना है दोस्तों, डी में चेक कीजिएगा, कहता है इसमें एन जो है ग्रेटर देन एक्स, यानी मुख जो होना चाहिए एन की तरफ, देखिए एन कहाँ है दोस्तों, एन यहाँ है, एक्स कहाँ है, देखिए एक्स है, देखिए एन का देखिए अपोजिट हो गया, इधर हो गया मुंह, देख रहे हैं इधर भी अपोजिट दिया हुआ है, एन की तरफ है नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों 62 की ओर, कहता है जॉन जील से जो है 15 वर्ष छोटा है, ठीक है, 12 वर्ष पहले जील का उम्र जॉन की उम्र से 1.5 गुना थी, वर्तमान में जील का उम्र कितना हो जाएगा, देखिएगा दोस्तों,
जॉन जील से, यहां पर हम मान लेते हैं दोस्तों, जील का उम्र एक्स मान ले हम, जील का उम्र, आइए जील का उम्र को हम एक्स मान लेते हैं, तो जॉन कितना हो जाएगा दोस्तों, जॉन बताइएगा, 15 वर्ष छोटा यानी एक्स माइनस 15 हो जाएगा, समझ गए। आपका 12 वर्ष पहले, दोनों में घटाइएगा 12, यानी एक्स माइनस में 12 बराबर में एक्स माइनस में 15, है ना। कहता है क्या कर रहा है, जील का उम्र जो है जॉन की उम्र का 1.5 गुना थी, तो ये जील का उम्र जो है जॉन का उम्र का 1.5 गुना थी। अतः इसमें 15, इसमें जो है 12 घटाए ने, पहले 12 घटाओ, 1.5 गुना थी मतलब 3/2 गुना, 3/2 कर दीजिए। अब इसको हल कर लीजिए, है ना, 2 से गुना कीजिए, 2x माइनस में 24, अब बराबर कितना हो जाएगा 3x, 15 12 कितना 27, 15 12 27 सतिया 81, यानी 81 हो गया। ठीक है, देखिए आगे, इसको इधर लेके जाते हैं, कितना होगा दोस्तों 24 और 7 31 यानी 57 बराबर में x, यानी x का मान कितना आएगा 57, यानी जील का उम्र कितना हो जाएगा 57। ठीक है, जील का उम्र 57, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा क्या कर रहा है, कुछ अक्षर दिया हो दोस्तों, इसमें असंगत छाटना है, देखिएगा। 14 + 2 पी और एन में संबंध कितना है दोस्तों, 2 का अंतर है, इधर देखिएगा 2 का अंतर है, इधर देखिए 18 3 21 3 का अंतर है दोस्तों, 19 2 21 2 का अंतर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, कहता है क्यू जो है टी की मात्रा है, क्यू क्या है दोस्तों, टी का मात्रा है, एक सेकेंड, तो क्यू कह रहा है दोस्तों टी की मात्रा है, दिख रहा है आपको दोस्तों पूरी तरह से, ठीक है। कहता है क्यू जो है टी का मात्रा है, टी का मात्रा हो गया क्यू, पी का पति आर है, पी का पति आर है, हमें टी और क्यू देखना है केवल, क्यू का पिता एस है, क्यू का पिता क्या हो गया, पिता एस है, और कह रहा है दोस्तों, अच्छा आर पी में कोई संबंध अभी कुछ नहीं दिया हुआ है, टी और पी, कहता है पी का भाई टी है, पी का भाई ब्रो टी हो गया, और पी का जो पति आर है, पी का पति कौन है दोस्तों, आर है, आर यानी ये दोनों पति पत्नी है, पी का पति आर यानी प्लस, तो इधर पी क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, पति पत्नी है ना। तो आप देख लीजिए, कहता है पी और एस से क्या संबंध है, पी और एस से क्या संबंध है, देख लीजिए, इसका जो है भाई दिया हुआ है और इसका माता, इसका मतलब पी का माता भी क्यू है, और इधर माता का पिता, इसका मतलब पी का जो क्या है नाना हो गया एस, पी का नाना मतलब एस क्या होगा बता दीजिए, नातिन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 64 खत्म, आगे बढ़ते हैं 65 की ओर, कितने वर्ग हैं, देख लिए दोस्तों, काउंटिंग करने आता होगा आपको, पहले ऊपर चलते हैं, 1 वर्ग 2 वर्ग इधर 3 वर्ग हो गया, आगे देखते हैं, आपको इधर हो जाएगा दोस्तों 4 वर्ग, एक 5 वर्ग, 6 7 8, एक बड़ा वाला इधर 9, आपको ये 10, 10 के बाद देखिए इधर 11 और हो रहा है दोस्तों, बता दीजिए 11 हो रहा है ना, एक बड़ा वाला देखिए दोस्तों, इधर बड़ा वाला 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कुछ और छूट रहा है क्या, एक बार कहीं छूट रहा है दोस्तों, 13 दे रहा है आंसर में, ठीक है, एक बार देखिए कहाँ छूट रहा है, कहीं तो छूट रहा है आपको, ठीक है, एक बार कहीं छूट रहा है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा हो जाए, हाँ एक बार देखिए यहाँ पर छूटा, देखिए आपको दिख रहा है इसमें ये वाला, एक सेकेंड, देखिए एक बार छूट रहा है ये वाला छूट रहा है, ठीक है, एंड टोटल बार कितना हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 66 की ओर, जेड सी जे भी को इतना लिखते हैं, जी के एम डी को इतना लिखते हैं, तो इसका मान निकाले कहता है, लेकिन इसको निकालिए, एक देखिए कम किया हुआ है, माइनस में किया हुआ है, यहाँ देखिए एक कम किया हुआ है, यहाँ पर एक कम किया, यहाँ भी एक कम, यानी एक कम किया हुआ है, सिंपल सा बात है, तो आर में से एक कम करेंगे तो क्यू हो जाएगा, समझ गए, ई में से एक कम करेंगे क्या होगा दोस्तों, ई में से कम करेंगे डी हो जाएगा, तो आगे डी या पीछे क्यू कहाँ दिया हुआ, डी क्यू ए क्यू दिया हुआ, देखिए डी और क्यू, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा, प्रेम, जब प्रेम होता है तो मैत्री तो हो ही जाता है दोस्तों, है ना, जिस प्रकार प्रेम का संबंध क्या मैत्री से, तो कहने का मतलब शांति का संबंध किससे हो जाएगा, परमानंद से, अगर परम आनंद है तो शांति जो खुद ब खुद महसूस होने लगता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 68 की ओर, इसका संबंध हम इससे कर देते हैं और इसका संबंध इससे कर देते हैं, ठीक है, तो देखिएगा, देखिए डब्लू को यहाँ से यहाँ ले गया दोस्तों, यहाँ पर आ गया है, पी को देखिए यहाँ से यहाँ ले गया है, दिख रहा है दोस्तों, जीरो, जीरो के देखिए यहाँ से यहाँ ले गया, जीरो यहाँ पर आ गया है ना, तो इस तरह से ले गया है, तो पहले इतना कर लेते हैं, एक कहाँ आएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा, ये जो है आगे ये वाला एक्स कहाँ आएगा दोस्तों, तो एक्स आ जाएगा यहाँ पर, एक्स आ जाएगा, दिखा, ये आपको डब्लू दिया हुआ, डब्लू कहाँ आएगा दोस्तों, डब्लू आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत, तो यहाँ पर एक एक्स डब्लू,
एक एक्स डब्ल्यू कहाँ दिख रहा है, एक एक्स डब्ल्यू यहाँ दिखा है दोस्तों, और कहीं नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। पूरा करने का आवश्यकता हमें क्यों होगा, जब इतना से आंसर निकल रहा है तो प्रॉपर है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। अगर मन आपको हो तो फिर पूरा कीजिए, उससे हमें क्या लेन देन दोस्तों, आपका मन है तो। सिलेक्शन आपको नहीं लेना है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या है, सिलेक्शन दिलाना आपको काम है ना। तो आप जो है अगर संभव हो तो जैसे कहते हैं उस तरह से कीजिए तो और अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए दोस्तों, कितना होगा, 22 एक 23 हो रहा है ना। 22 एक 23 प्लस में 1, 23 4 27 हो रहा है। इधर गुना में 2 कर दिया गया ना। इधर देखिए दोस्तों कितना अंदर खा रहा है, थोड़ा सा तो गड़बड़, इस तरह से नहीं बैठ रहा है दोस्तों, प्लस में गुना में हो रहा है, इस तरह से आपको बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है ना। तो थोड़ा सा कुछ देखते हैं अगला क्या कर रहा है। एक का अंतर हो रहा है दोस्तों, एक का अंतर हो रहा है। इधर देखिए 4 का 23 4 का अंतर हो रहा है दोस्तों। इधर देखिए तो 27 का अंतर हो रहा है। इधर देखिए दोस्तों 54 अच्छो 60 10 70 16 का अंतर हो रहा है। अगर यहाँ देखते हैं तो 70 और 20 90 95 यानी 125 का अंतर हो रहा है। अच्छा यहाँ से कुछ निष्कर्ष निकल रहा है? ये देखिए यहाँ से यहाँ जा रहा है और यहाँ से यहाँ आ रहा है, मतलब 1 का क्यूब हो रहा है, 3 का क्यूब हो रहा है, इधर 5 का क्यूब हो रहा है। अगर आगे रहेगा तो 7 का क्यूब हो जाएगा। इधर देखिए 2 का स्क्वायर हो रहा है दोस्तों, 2 का स्क्वायर, इधर 4 का स्क्वायर हो रहा है, तो आगे क्या हो जाएगा 2 4 6 का स्क्वायर, मतलब 36 को हम जोड़ना है, 36 जोड़ दीजिएगा। तो 6 5 11 एक वाला कहीं है, ऑप्शन नंबर डी देखिए, है कि नहीं। तो यूनिट पर ही छट रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चले। स्टेट को दिया हुआ 80, फेमस को 85, तो फॉरेस्ट को लिखना है। कोडवर्ड लिखिए दोस्तों, ई का होगा 5, एस का 19, टी का हो जाएगा 20, ए का 1 हो जाएगा और टी का फिर 20, और इधर ई का 5 हो जाएगा। सब जोड़ दीजिए। 20 और 20 40 और 20 दिया 60 और 60 और 10 70। 70 में अगर हम 10 जोड़ते हैं दोस्तों, 10 जोड़ते हैं तो क्या राशि, 10 हम साइड से जोड़े हैं, ठीक है। इधर करते हैं। एफ का क्या हो दोस्तों, एफ का हो जाएगा 6 और प्लस 1 और प्लस में एम का 13, ओ का हो जाएगा 15, यू का 21 और प्लस एस का 19। इधर 40 5 45 10 55, 55 1 56, 56 6 62, 62 और 3 65 10 75। अब 75 में से जो है 75 में से अगर 10 जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 85 आ रहा है। उसी तरह इसको भी लिखिएगा। 6 एफ का 6, ओ का 15, आर का 18, ई का 5, एस का 19 और टी का 20 जोड़ दिए दोस्तों, ठीक है। इधर देखते हैं 40 यानी 44, ठीक है। 44 इधर कितना हो, 44 54 64 यानी 62, 62 5 67 और 10 67 77 77 जो कितना होगा दोस्तों 83 हो जाएगा ना। और 83 में से अगर 10 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 जोड़ेंगे तो 93 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो 70 हो गया। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, 76 की ओर आते हैं। कहता ए किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, बी जो है ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी इसे 12 दिन में कर सकता है, बी भी मतलब सेम टू सेम कर रहा है दोस्तों। सी की सहायता से उन्होंने 3 दिन में काम पूरा कर लिया, तो कहता है सी अकेले काम कितना दिन में करेगा। तो इसमें क्या बड़ा भाई नहीं दिख रहा है दोस्तों। अच्छा 3 दिन जो है, 3 दिन कहता है सी के सहायता से, इसका मतलब जो है 3 दिन ए भी काम किया होगा, 3 दिन बी भी काम किया होगा, 3 दिन सी भी काम किया होगा। तो पहले ए और बी का हम काम करवा देते हैं। तो 3 दिन में ए और बी कितना काम करेगा, ये 12 दिन में ये काम कर रहा है, यानी 3/12 हो जाएगा, है ना। प्लस में 3/12 हो जाएगा, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यानी ए और बी मिलकर जो है 1/2 काम कर दिया, बाकी कितना काम बच गया, 1/2 काम शेष बच गया। 1/2 काम जो है सी के द्वारा 3 दिन में होता है, 3 दिन में। तो इसका मतलब सी जो है काम कई दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 77 की ओर। 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली बस 20 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है, ठीक है। तो 7 घंटे में समान दूरी से तय करने के लिए बस किस यात्रा से चलना पड़ेगा, इसमें तो भारी नहीं दिख रहा है दोस्तों। 35 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली बस 20 घंटे में यात्रा पूरा करता है दोस्तों। तो टोटल डिस्टेंस निकाल आएगा, तो 35 गुना 20 कर दीजिएगा, 35 गुना 20 35 गुना 70 यानी 700 किलोमीटर इसको चलना है। अब ये 700 किलोमीटर को 7 घंटा में पूरा करना है, टाइम दिया हुआ है 7 घंटा। तो यहाँ से स्पीड निकल जाएगा दोस्तों। तो 700 बटा में 7 बराबर 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 78 की ओर। अर्जुन जो है 22 घंटे में 602 किलोमीटर जयपुर पहुंचता है। 7 घंटे में उसकी प्रारंभिक चाल 29 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अगले 189 किलोमीटर जो है उसकी चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो कहता 22 घंटे में निर्धारित समय में जयपुर पहुंचने के लिए
अब उसका किस चाल से तय करनी होगी देखिएगा। 22 घंटे में 602 किलोमीटर तय करना है, पहुंचना है, ठीक है। डिस्टेंस टोटल जो है, टोटल टाइम दिया हुआ है 22 घंटा, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 602 किलोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है। 7 घंटा जो है उसकी चाल 29 रहा, ठीक है। 7 घंटा तक उसकी चाल कितना रहा, 29। यानी कहने का मतलब अगर हम D1 निकालते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 29 गुना में 7, 29 सते 203, 203 किलोमीटर सफर कर लिया। अगला कहता है 189 किलोमीटर जो है उसका चाल रहा 21 के चाल से। तो बताइए यहाँ से अगर हम T1 को निकालते हैं दोस्तों तो 189 बटा में 21 हो जाएगा, है ना। 189 बटा में 21, 21 नवा 89, यानी 9 घंटा रहा, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस, टोटल जो है तय की गई दूरी, टोटल तय की गई दूरी कितना, तो 189 चल लिया था, अब प्लस में 203 चल लिया, कितना हो गया, 9 3 12, 8 1 9 हो गया, 2 1 3 हो जाएगा, 392 किलोमीटर का सफर कर लिया। टोटल डिस्टेंस था 602, तो 602 शेष कितना बच गया, शेष बच गया 602 और माइनस में 392, कितना होगा दोस्तों, 0। 10 में से 9 गया 1 हो गया, इधर 5 में से 3 गया 2, यानी 210 किलोमीटर जो है शेष बच गया, ठीक है। 210 जो है शेष बच गया, समझ गए दोस्तों, 210 जो है शेष बच गया। अब इधर देखिए टाइम कितना हुआ, यहाँ पर 7 घंटा लिया और यहाँ पर 9 घंटा, 9 7 16 घंटा, टोटल टाइम है 22 घंटा था। 22 में से 16 गया, कितना बचेगा, 16 6 22, यानी टाइम का मान हो जाएगा 6 घंटा, टाइम का मान 6 घंटा। तो बताइए यहाँ से स्पीड निकल जाएगा दोस्तों, तो 210 अब बटा में 6 कर देंगे, हैं, 6 तिया 18, 6 तिया, कहीं गलती नहीं हुआ दोस्तों, 2 तिया 6 सतिया कहे 70 बटा 2, यानी 35 किलोमीटर प्रति घंटा, 35 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 79, एक टैंक जो है 2 पाइप ए और सी द्वारा 20 घंटे में भरा जाता है। पाइप सी की क्षमता ए का 3 गुना है, तो पाइप जो है ए के द्वारा जो है भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, कहता है एक टैंक जो है, एक टैंक में 2 पाइप है, कहता है ए और सी, है ना। ए और सी को भरने में, ए प्लस सी को भरने में लगता है दोस्तों, एक सेकेंड, ए प्लस सी को भरने में लगता है दोस्तों 20 घंटा, मतलब 1/20 काम करेगा। कहता पाइप सी की जो क्षमता है, सी की जो क्षमता है ए का 3 गुना है, यानी ए का 3 गुना, बस हो गया। ये सी का मान इसमें पुट कर दीजिए केवल, तो ए प्लस में सी की जगह पर क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा, बराबर में 1/20, 4a बराबर में 1/20, ए का मान कितना निकल जाएगा 1/80, मतलब जो है 80 घंटा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 80 की ओर। इसको आप हल कीजिए, इसको तो सिंपल सा दोस्तों, कुछ करना इसमें नहीं है, तो सिंपल, बहुत सिंपल है, इसको आप हल कीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या बताएं हम, बताइए आपको, 80 का 3, इसको हम छोड़ते हैं दोस्तों, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, इसलिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। 80 के बाद देखिएगा 91 की ओर चलते हैं, देखिए क्या कर रहा है, इसमें भी ऑड 1 छाटना है ना, छाटिएगा इसको, क्या कर रहा है दोस्तों, 8 का स्क्वायर कीजिए, 8 का स्क्वायर, अब प्लस में जो है 2 का क्यूब कीजिए, कितना हो रहा है, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 का क्यूब 8, 64 8 72। अब 72 में अगर हम 10 जोड़ते हैं दोस्तों तो कितना होता है, उसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 82, 82 दिया हुआ है, देखिए इधर, समझ गए। उसी तरह आगे देखिए दोस्तों, 10 का स्क्वायर करते हैं, 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बताइएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, है ना, 10 का स्क्वायर 100 करेंगे, अब प्लस में 4 के क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 64, यानी देखिए 164 आ रहा है कि नहीं, इसको भी कीजिएगा। 12 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों 144, 12 का स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब, तो 144 प्लस 6 छक 36 छक 216, जोड़िएगा कितना हो जाएगा बता दीजिए, 360 हो जाएगा, है कि नहीं। इसको किए दोस्तों, तो 6 का स्क्वायर प्लस 3 तिया 9, 3 का क्यूब कीजिएगा, तो 27 छो 33 और 30 कितना 63, ये भी तो उतनी आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, आउट निकल रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है जोड़ने पर 72 आ रहा है, 82 नहीं आ रहा है, ठीक है, 10 एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ रहा है ना, बाकी में क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 92 की ओर, क्या कर रहा है दोस्तों, सी, अब प्लस में 4 करते हैं, फिर प्लस में 4 करें तो आगे भी प्लस में 4 करना पड़ेगा, तो 11 प्लस 4 कितना हो जाएगा 15, 15 यहाँ भी है और 15 यहाँ भी है, समझ गए। आगे देखते हैं दोस्तों, भी इधर टी कितना होगा दोस्तों, माइनस में 2 हो रहा है, यहाँ भी देख रहे हैं माइनस में 2 हो रहा है, तो आगे भी माइनस में 2 करेंगे, तो 18 में से 2 गया 16, 16 कहाँ है दोस्तों, 16 देखिए इसमें दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं दोस्तों,
ऐसे कितने समअंक है, ऐसे कितने समअंक है जिसके ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग हो, जिसके ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग हो, ठीक बाद एक जो है विषम अंक हो, ठीक बाद एक विषम अंक हो। यानी एक पूर्ण वर्ग चाहिए, एक सम चाहिए, ठीक है, और एक जो है विषम अंक चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पूर्ण वर्ग, सम और विषम। देखिए दोस्तों, पूर्ण वर्ग है लेकिन सम नहीं है। पूर्ण वर्ग देखिए यहाँ पर, पूर्ण वर्ग सम और विषम है ना, एक का स्क्वायर, इधर 8 हो जाएगा, इधर 7। समझ गए, पूर्ण वर्ग सम और विषम। और कहा हमारा दोस्तों, पहले पूर्ण वर्ग देखिए, पूर्ण वर्ग यहाँ पर है लेकिन सम विषम नहीं, पूर्ण वर्ग है सम विषम नहीं है। देखिए पूर्ण वर्ग भी है, यहाँ देखिए पूर्ण वर्ग सम और विषम हो रहा है दोस्तों, है ना, पूर्ण वर्ग सम और विषम हो रहा है दोस्तों, और तो कहीं नहीं दिख रहा है दोस्तों। क्या और भी है? दो ही को मेरा हो रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए आगे 94 की ओर। कथा यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक, दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा? 568, तीसरा अंक हो जाएगा 8। दूसरी सबसे छोटी संख्या का तीसरे अंक, दूसरी सबसे छोटी 275, तीसरा अंक हो जाएगा 5। में जोड़ते हैं, में जोड़ते हैं तो परिणाम कितना होगा? तो 8 5 13, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा। कथा 7 व्यक्ति है, एल एम एन ओ पी क्यू आर उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है, ठीक है, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। कथा एल के बाईं ओर जो है केवल 2 व्यक्ति है, एल के बाईं ओर, यहाँ पर एल लेते हैं दोस्तों, एल के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, केवल 2 मतलब खत्म, यहाँ लास्ट था ही। अब जो भी होगा आगे होगा, इधर होगा, ठीक है। एल और पी के बीच 3 व्यक्ति है, तो एल और पी डालते हैं 3 व्यक्ति, 1 2 3 व्यक्ति, टोटल 7 व्यक्ति मेरे पास हो गया दोस्तों, ठीक है। आगे देखिएगा, एल के बाईं और दूसरे स्थान पर एम है, एल के दाईं और दूसरे स्थान पर, तो एल के दाएं दूसरे स्थान पर 1 और दूसरा स्थान पर एम हो जाएगा। एम और क्यू के बीच जो है केवल 2 व्यक्ति है, एम और क्यू इधर ही होगा, जब भी होगा तो क्यू के बीच 2 व्यक्ति हो गया दोस्तों, ये भी एक व्यक्ति बीच में खाली है। कहता है क्यू के दाईं ओर किसी स्थान पर आर है, क्यू के दाईं ओर किसी स्थान पर आर, आर यहाँ भी हो सकता है या फिर आर यहाँ भी हो सकता है, देख लीजिए किस में होगा, मालूम नहीं है। ये क्यू के दाईं ओर किसी स्थान पर जो है आर है, लेकिन कहता है एन के बाईं ओर है, एन के बाईं ओर, ठीक है, तो एन के बाईं ओर कौन सा होगा? अगर आर हम यहाँ डालते तो क्या एन के बाईं ओर हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम आर जब भी डालेंगे तो यहाँ डालेंगे, आर यहाँ डालेंगे तो एन के बाईं ओर का रहा है, तो यहाँ पर हम एन करना पड़ेगा, समझ गए दोस्तों। अब यहाँ पर कौन सा बच गया? देखिए एल एम एन ओ बच गया ना, एक ओ बच गया दोस्तों, ओ कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कहता आर के दाईं ओर कितने व्यक्ति है, आर के दाईं ओर कितने व्यक्ति है बता दिए दोस्तों, 3 व्यक्ति है ना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 95 हो गया दोस्तों, 96 की ओर चले। कहता है ध्रुव जो है बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है, ठीक है, पूरब की ओर 6 किलोमीटर चलता है, बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है, कहाँ लिखे दोस्तों, आइए थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। बिंदु ए हम यहाँ पकड़ते हैं दोस्तों, बिंदु ए कहता है पूरब की ओर 6 चलता है, पूरब की ओर 6 चलाएंगे, फिर दाएं मुड़ता है और जो है 11 चलता है, दाएं मुड़ेगा फिर 11 चलता है, फिर दाएं मुड़ता है दोस्तों, फिर 21 चलता है, यहाँ पर 6 था ना, दाएं मुड़ता है फिर 21 चलता है, 21 चल गया, और कहता है फिर दाएं मुड़ता है और 11 चलता है, फिर दाएं मुड़ता है फिर 11 चलेगा, अंत में वह दाएं मुड़ता है 5 चलता है, अंत में दाएं मुड़ेगा और 5 चलेगा, यहाँ पहुंच गया। तो कहता है अब ए पर जो है पुनः पहुंचने के लिए, यानी जो है कहाँ से यहाँ पर जाना है दोस्तों, कितना डिस्टेंस होगा, किधर होगा, तो हम देख रहे हैं पूरब की ओर जा रहा, पहला बात कितना डिस्टेंस, इधर 6 इधर 5, 11 टोटल दिया हुआ 21, 11 में से मतलब 21 में से 11 गया, कितना बचेगा 10, यानी 10 किलोमीटर पूरब की ओर, 10 किलोमीटर पूरब की ओर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 97 की ओर, प्रतीक दिया हुआ है उसका कूट दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर दिख रहा है क्वेश्चन, इसका कुछ शर्त दिया हुआ, शर्त पढ़ते हैं। कहता है यदि पहला घटक प्रतीक है और अंतिम घटक संख्या है, क्या पहला घटक प्रतीक आपको दिख रहा है? नहीं, गलत हो गया पहला, तो पहला घटक विषम संख्या, अंतिम घटक सम संख्या, पहला घटक विषम है और अंतिम घटक सम भी है, तो कहता प्रत्येक, तो पहले और अंतिम घटक को जो है सी के रूप में कूटबद्ध करते हैं, यानी 5 के स्थान पर सी हो जाएगा और यहाँ भी सी हो जाएगा, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ भी सी हो जाएगा, ठीक है। तो सी देखिए कहाँ, सब में सी दिया हुआ दोस्तों, देखिए सब में सी दिया हुआ है, सब में है, तो अभी दिक्कत है। आगे देखते हैं, कहता है दोस्तों यदि दूसरा और तीसरा घटक पूर्ण वर्ग हो, दूसरा और तीसरा घटक क्या पूर्ण वर्ग दिख रहा है? नहीं, तो जो कूट है कूट लिख दिया कीजिए, तो एंड का कूट क्या हो जाएगा, एंड का कूट हो रहा है एम,
तो सी के बाद जो है एम आना चाहिए, सी के बाद एम देखिए यहाँ पर है, केवल एक छट गया है। 3 का अर्थ क्या दोस्तों, 3 का अर्थ देखिए डी दिया हुआ है और एट द रेट का अर्थ जेड है, यानी डी हो जाएगा और जेड हो जाएगा। तो सी एम डी जेड यहाँ है दोस्तों, सी एम डी जेड सब में इसमें एक छट गया दोस्तों, ठीक है। अच्छा लास्ट देखिए पी दिया हुआ है, यहाँ लास्ट में डब्ल्यू दिया हुआ है। देखिए दोस्तों 7 का अर्थ क्या है दोस्तों, 7 का अर्थ हो रहा है दोस्तों डब्ल्यू, तो 7 का अर्थ डब्ल्यू कहाँ देखिए यहाँ पर हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 98 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखे दोस्तों, कहता है 7 व्यक्ति आई जे के एल ओ पी क्यू उत्तर की ओर अभिमुख होकर जो है एक पंक्ति में बैठे हैं। एल और क्यू के बीच 5 व्यक्ति है, एल और क्यू के बीच 5 व्यक्ति है। हमें इसमें 2 डायग्राम लेना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। 5 व्यक्ति, एक व्यक्ति हो गया। यहाँ पर करते हैं क्यू और एल, 5 व्यक्ति लेते हैं दोस्तों, क्योंकि किधर क्यू है किधर एल है मालूम नहीं। कहता है क्यू के ठीक बाएं पड़ोस में पी है, क्यू के ठीक बाएं पड़ोस में, तो क्यू के बाएं किधर होगा, जब भी होगा तो इधर होगा ना, तब क्यू के ठीक बाएं पड़ोस में पी है, ये तो पहला डायग्राम यहीं से गलती हो गया दोस्तों, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। पी और आई के बीच केवल जो है एक व्यक्ति, पी और आई के बीच केवल एक व्यक्ति। ओ जो है के बाएं ओर जो है, ओ के बाएं है, के जो है बाएं ओ हो गया, किसी स्थान पर है मालूम नहीं, लेकिन जे के दाएं है, ठीक है। तब देख लीजिए ओ कहाँ होगा दोस्तों बताइएगा। तो इसमें तब एक ही को बचिए रहा है दोस्तों, अगर यहाँ जे डालते हैं तो यहाँ पर ओ, तो यहाँ पर की हो जाएगा, बस खत्म कहानी। तो पंक्ति में बाएं छोर से तीसरा स्थान किसका हो जाएगा, ओ का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 99। एक लोकेशन आप बनाइएगा दोस्तों, ठीक है। एक हम बताए हैं, एक आपके लिए छोड़ते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, एक आपके लिए छोड़ते हैं। अगर नहीं बनेगा तो बोलिए कमेंट में, हम बता देंगे। उत्तर की ओर मुंह करके जो है 81 विद्यार्थी में एक रेखा में सीमा जो है, सीमा दाएं छोर से बरामा है। टोटल विद्यार्थी 81 दिया हुआ है, तो सीमा जो है दाएं छोर से बरामा है। सीमा क्या है दोस्तों, सीमा दाएं छोर से बरामा है। मंजू जो है सीमा के बाएं नोमा है, सीमा के बाएं नोमा दिया हुआ है मंजू, एम से मंजू। तो कहता है रेखा बाएं छोर से कौन सा स्थान पर होगा, ठीक है। रेखा, हालांकि रेखा के बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं दिया, खाली रेखा देखिए केवल यही लिखा है, ठीक है। टोटल विद्यार्थी दिया हुआ है 81, इधर 12, इधर कितना हो जाएगा 9, 21, 21 होगा दोस्तों। 81 में से 21 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एक जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, यानी 61वां स्थान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 100 का। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 106 की ओर चलते हैं। एक संख्या के 40% वृद्धि करने पर, ये तो बनाइएगा दोस्तों, आप हल कीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो रहा है, इसको हल कर लीजिएगा, हल्का इसलिए छोड़ देते। 5 संख्याओं का योगफल दिया हो 655, पहली 2 संख्या का औसत 76 है, तीसरी संख्या भी दिया, शेष निकालना, इसको भी हल कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखिएगा, कहता है 1278, 2368, 4318 को बड़ी से बड़ी x से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो है 22 बचता है, तो 3x माइनस 14 का मान ज्ञात करना है। देखिएगा दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना, पहले इसको आपस में जो है घटा देना है, आपस में घटाना है, घट जाता है ना आपस में, तो इसको पहले हम घटाते हैं। देखिएगा 1278 2368 में से घटाते हैं, 2368 में से घटाते हैं 1278, तो घटाने पर क्या मिलेगा दोस्तों, 1090 मिलेगा, ठीक है। फिर 4318 में से घटाते हैं 2368, क्या मिलेगा बताइएगा, तो इसका मिलेगा 1950 मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 4318 में से घटाएंगे 1278, 4318 में से घटाएंगे 1278, तो क्या मिलेगा 3040 मिलेगा। अब इन चारों का जो है ये तीनों का HCF निकाल दो, तो तीनों का जब HCF निकालेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तीनों का HCF निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 आ जाएगा, समझ गए। अब ये 10 मिल गया दोस्तों। अब 10 को जो है कोई भी संख्या से विभाज्य करते हैं, मान ले कि विभाज्य इससे करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 8 ही बचेगा। इससे करेंगे तो शेषफल 8 ही बचेगा, किसी से भी करेंगे तो शेषफल 8 ही बचेगा दोस्तों। यानी हमें x का मान मिल गया 10, अब y का मान कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो x के मान 3 गुना में 10 और माइनस में 14 गुना में 8 कर दीजिएगा।
समझ गए। तो 30 माइनस 14 ठी बरोतल से घर का पर 2, बस हो गया, है कि नहीं। अब इसको जोड़ लीजिए, 70 30 100 हो जाएगा, और इधर कितना होगा दोस्तों 12 और जुटेगा, यानी 82, माइनस में 82, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 108 का। क्वेश्चन नंबर देखें 109 की ओर। किसी निश्चित संख्या के दो भाग में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 5 गुना दूसरे भाग को 2 गुना 14 गुना में जोड़ने पर कुल संख्या का 7 गुना प्राप्त होता है। ठीक है, पहले भाग का 5 गुना, देखिएगा दोस्तों, पहले भाग को x मान लेते हैं। चलिए पहले भाग को पहले भाग ही रहने देते हैं, पहले भाग का जो है 5 गुना, दूसरे भाग को 14 गुना, दूसरा भाग का 14 गुना, ठीक है, जोड़ने पर कुल संख्या का जो है 7 गुना प्राप्त होता है। बराबर कितना जोड़ने पर कुल संख्या यानी x प्लस वाई का जो है 7 गुना प्राप्त होता है। बस इसको अब हल कर लीजिए, आंसर मान कीजिए। ठीक है, इसको हल कर आता है दोस्तों आपको। ठीक है, तो हल कीजिए इसको, यानी 5x और प्लस में 14 बाई बराबर में कितना होगा 7x प्लस में 7 बाई, कितना 7 7 और 7 बाई बराबर में 7 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है x रेशियो बाई का मान कितना निकल जाएगा बता दीजिए दोस्तों। x रेशियो बाई का मान 7:2 हो जाएगा। 7:2 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर सी में, है कि नहीं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा हम यहाँ पर मिस्टेक किए लगता है, मिस्टेक किए हैं, देखिए तो 5x 2x ठीक तो है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अंतर पूछ रहा है दोस्तों, सॉरी, पूछने में दूसरा भाग दिया दोस्तों, दूसरा भाग और पहले भाग का अनुपात, यानी कहने का मतलब जो है 22:x का मान मांग रहा है, तो 2:7 हो जाएगा। सॉरी मिस्टेक कर गया बोलने में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 110 देखिएगा, कहता एक पिता और उसके पुत्र के वर्तमान आयु का योग दो, वर्तमान आयु का योग पुत्र के वर्तमान आयु के 2 गुने से 19 वर्ष अधिक है। 15 वर्ष बाद पिता का आयु 12 गुना, पुत्र की आयु 13 गुना से 17 वर्ष कम है, तो पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अंतर निकाले कहता है। अच्छा, आपको देखने में लग रहा है कि बड़ा हार्ड है, हार्ड नहीं, मात्र एक लाइन में अंतर है। देखिएगा क्या कर रहा है, पिता का आयु और पुत्र का आयु के वर्तमान योग, पिता का आयु पुत्र का आयु का वर्तमान आयु का योग, कहता पुत्र के वर्तमान आयु के जो है 2 गुने से 19 वर्ष अधिक है। ठीक है, पिता का आयु को जो है x मान ले दोस्तों, पिता का आयु को फादर को x मान लेते हैं और सन को बाई मान लेते हैं, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग। अब कहता पुत्र के वर्तमान आयु के 2 गुना, पुत्र कितना 22, इसका 2 गुना से 19 वर्ष अधिक है, पुत्र के वर्तमान आयु के योग से 19 वर्ष अधिक है। बस हो गया, इसको हल कर आता है दोस्तों आपको। बाई को इधर लाते हैं, यानी x माइनस बाई का मान कितना हो जाएगा 19 साल, यही तो पूछ रहा है 19 साल, दोनों का अंतर पूछ रहा है ना वर्तमान आयु का। देखिए ना, पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अंतर निकालना 19 साल, ऑप्शन नंबर डी। बस एक लाइन था, आगे हमें करने की आवश्यकता था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 121 की ओर चलिए दोस्तों। 121 में क्या कर रहा है, क्या करना है बताइएगा। इसमें कुछ नहीं करना, तो इसमें दोनों लग रहा है गुना किया हुआ, 33 गुना 13, 33 गुना 13 करते हैं दोस्तों तो 429 आता है। ठीक है, तो उसी तरह देखिए कौन सा हो रहा ऑप्शन, 43 गुना 21 कर रहे हैं दोस्तों तो 903 आएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं दोस्तों, कहता है ऐसे कितने प्रतीक है, ऐसे कितने प्रतीक है जिसके ठीक पहले एक संख्या, ठीक है, और ठीक बाद भी एक संख्या हो, यानी दो संख्या के बीच में एक प्रतीक चाहिए, दो संख्या के बीच में एक प्रतीक। देखिए यहाँ पर हो रहा है ना, दो संख्या के बीच में एक प्रतीक यहाँ पर हो रहा है दोस्तों, दो संख्या के बीच में एक प्रतीक देखिए यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर देखिए हो रहा है दोस्तों, दिख रहा है दोस्तों, इसलिए 3 कलर की है दोस्तों, और कहीं हो रहा है देखिए तो, दो संख्या के बीच में एक प्रतीक देखिए यहाँ पर भी हो रहा है, तो 4 गो तो इसी में हो गया दोस्तों, एक इधर 5 गो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, डायग्राम दिया हुआ है, क्या क्या दर्शा रहा है देखिएगा दोस्तों। कथा ऐसे कितने किसान है जिसके पास चारों संपत्ति है, तो चारों संपत्ति इसमें पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं, तो चारों संपत्ति यहाँ पर 4 गो है ही है, तो चारों संपत्ति में देखिए 16 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, है ना। अगर पढ़ने में टाइम वेस्ट कीजिएगा कि कौन किसका है मतलब, तो उसको मतलब मत रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन मतलब देख लीजिए एक बार, आंसर यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है, उसके बाद क्वेश्चन पढ़िएगा इस सब में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 24 की ओर। कहता कुछ नींब स्याही है, अच्छा सभी जैम मक्खन है, सभी जैम जो है मक्खन है, मक्खन है सभी जैम, कुछ नींब स्याही है,
कहता कुछ नींब मक्खन है, कुछ नींब जो है मक्खन है, और कुछ नींब स्याही है। कुछ नींब क्या है? स्याही है। कुछ स्याही मक्खन है, क्या कुछ स्याही मक्खन है? कंफर्म नहीं है या नहीं मालूम नहीं है। सभी जैम नींब है, क्या सभी जैम जो है नींब है? ये बिल्कुल गलत हो रहा है कि नहीं? तो ना ही एक ना ही दो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एक बर्गाकार कागज लिया गया दोस्तों, इसको बीच से काट करके आधा या मोड़ दिया गया है कि नहीं। उसी तरह जो है फिर इसको इधर से मोड़ दिया गया है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर स्टार वाला कट कर दिया गया है, यहाँ पर तीर वाला कट कर दिया गया है। अब इसको इधर से इधर खोलेंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर एक स्टार बन जाएगा और यहाँ पर एक जो है तीर बन जाएगा। उसी तरह नीचे भी इस तरह से तीर बनेगा। ठीक है, तो पहले आप तीर वाला मिलाएंगे कि तीर वाला कौन सा हो रहा है, देखिए तो तीर वाला इस तरह से देख रहा है, मैं एक दिख ही रहा है दोस्तों, और कहीं दिख रहा है? देख लीजिए इस तरह से तीर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 की ओर। 19 जुलाई 2012 को गुरुवार था, तो 11 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा? अच्छा, एक बार इसको हम पिछले बार ही बताए थे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर हम 2001 से लेकर, अगर हम 2001 है, एक से अगर 2002 में जाते हैं तो एक और नंबर मिलता है। क्यों? क्योंकि साल जो होता है 365 का होता है, इसको 7 से डिवाइड कीजिएगा तो एक मिलेगा। ठीक है, 2002 से अगर 3 में जाएंगे तो फिर एक और नंबर, 3 से जैसे ही 4 में जाएंगे तो क्या दो और नंबर। क्यों? क्योंकि 2004 जो होगा लीप ईयर है, लीप ईयर होता है 366 का। ठीक है, तो 366 को 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 मिलेगा। इसे 4 से 5 जाएगा तो फिर एक मिलेगा। ठीक है, देखिएगा 19 जुलाई से 11 जनवरी चलते हैं, तो जुलाई होता है 31 के, कितना बचा दोस्तों? तो 19 और 2 21 31, यानी 12 दिन। 19 2 21 यानी 12 दिन। अब प्लस में जुलाई के बाद अगस्त 31 का होता है, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का, दिसंबर 31 का होता है। जनवरी 11 दिया हुआ, जनवरी मात्र 11। अब हम पहुंच गए हैं 2011 के बाद 2012 के बाद 13 में पहुंच गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब 13 से जाएंगे 14 में तो एक बढ़ेगा, 14 से 15 में एक बढ़ेगा, 15 से 16 में जैसे जाएंगे तो दो बढ़ेगा। क्यों? लीप ईयर है। 16 17 एक, 17 से 18 एक हो जाएगा। बस हो गया, 18 तक है। 7 से डिवाइड करने आता है आपको, करिए। 7 5 12, 5 बचेगा, यहाँ पर 7 चौका 28, 3 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, इधर 2 बचेगा, 3 बचेगा, 7 5 7 4 11, 4 बचेगा दोस्तों। बस हो गया। 5 और 2 7 कट गया, 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11, 11 4 15, 15 1 16, 16 1 17, 17 2 19 और 19 और 2 21, 21 भी 7 से कट रहा है, मतलब रिमाइंडर मेरे पास 0 बचा है। यानी गुरुवार में अगर 0 जोड़ेंगे 0 दिन तो क्या बचेगा? गुरुवार ही, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 127 की ओर। कुत्ता तो भौंकता है, उसी तरह गधा भी क्या करता है? रेंगता है। हाउ आर यू को लिखते हैं CODEKIL, उसी तरह यू लुक हैप्पी को इतना लिखते हैं तो यू का लिखना है। ठीक है, तो देख रहे हैं यू और यू दोनों मिल रहा है, तो इन दोनों में कौन सा मिल रहा है दोस्तों, बता दीजिएगा। तो DE और DE दोनों मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। 6 का विपरीत बताइएगा दोस्तों। इसका विपरीत जो है ये हो रहा है, इसका विपरीत ये हो रहा है, और इसका विपरीत ये हो रहा है। ठीक है, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 8। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए। कोड को लिखते हैं इतना, डाइस को लिखते हैं इतना, तो ओ को क्या लिखते हैं? ठीक है, ओ। देखिए इसमें जो है कोड में और इसमें 3 अक्षर मिल रहा है, डी मिल रहा है, ई मिल रहा है और सी मिल रहा है। ठीक है, तो डी ई और सी मिल रहा है दोस्तों। इस तरह से ओ जो है केवल इसमें है, तो 3 अक्षर जो है इन दोनों मिलेगा। क्या मिल रहा है दोस्तों? देखिए, एक मिला तो एक मिला, 5 5 7 7, ये तीनों मिला, तो इसमें ओ क्या बच गया? ओ का बच गया मात्र 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ा 36 की ओर। कहता कौन सा जो है 38 से विभाज्य है? 38 से विभाज्य कौन सा है बता दीजिए अपना। 38 का जो है सी हो जाए, सॉरी 36 का, एक मिनट, इसका जो है बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 137, ये तो डिस्काउंट, 3 डिस्काउंट का एकल डिस्काउंट निकालना दोस्तों, आप निकाल लीजिएगा, है ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38, कहता हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें 5 घटाने पर 20 15 14 22 से विभाज्य हो। कुछ नहीं करना है दोस्तों, पहले इन सभी का जो है एलसीएम लेना है। तो इन सभी का एलसीएम कितना होगा बता दीजिए। एलसीएम होगा 4620। 5 घटाना है तो 5 जोड़ देना है, 5 जोड़ दीजिए, हो गया। तो 20 5 25 यानी 4625, ऑप्शन नंबर सी। रोहन के पॉकेट में इतना रुपया है और इतना उसमें खर्च कर दिया, तो कहता है शेष कितना बचा? तो घटा दिया दोस्तों। 3x² में से 2x² घट गया, कितना बचा? x² बच गया। 5x बाई में से 5x बाई घट गया, खत्म हो गया।
7 बाई स्क्वायर में से 4 बाई स्क्वायर घट गया, कितना बचा 3 बाई स्क्वायर, तो प्लस में 3 बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में 3 बाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी बी नहीं दोस्तों, मिस्टेक, एक्स स्क्वायर प्लस में 3 बाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, इसको तो आप हल कीजिएगा दोस्तों। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, बता देते हैं, मैथ रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन। 18 बटा ए प्लस सॉरी बराबर में कितना हो जाएगा, ए बटे में 128, ए स्क्वायर के मान कितना होगा दोस्तों, 18 गुना में 128, ए का मान कितना हो जाएगा, रूट कर दीजिएगा, 18 गुना 128 22 हो गया ना, कितना होगा, इसको हल कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो एक लाइक तो कम से कम बनता है ना दोस्तों, ठीक है। और इस बार दोस्तों ऊंचाई पर पहुंचना है, मंजिल को छूना है, ठीक है, यानी CGL 4 में एक सीट लेके आना है, आपको एक सीट जो है लेके ही आना है, डरना नहीं है, मेहनत जो है बराबर में लगे रहना है, एकदम लगन मेहनत करते रहना है, दोनों मिल के करेंगे दोस्तों, और आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। मेरे चैनल से जुड़िए, ठीक है, जुड़ने के बाद आपको रिजल्ट होगा ही होगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।